यूपीएससी इंडिविजुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये इकोनॉमी क्लास की पहली क्लास है और इसमें हम इकोनॉमी को पढ़ने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए। यानी ये इसमें मेंस का पार्ट नहीं होगा, ये सिर्फ स्पेसिफिक प्रीलिम्स का पार्ट है। जिन्होंने ओरिएंटेशन क्लास या इकोनॉमी की स्ट्रेटजी क्लास देखी होगी उनको ये चीज़ पता होगा। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो सबसे पहले आपको देखना होगा उस क्लास को। उस क्लास को मैंने आपको बताया है कि हम इस प्रोग्राम को कैसे चलाने वाले हैं। ये पूरी तरीके से फ्री सीरीज चल रहेगी और इसमें मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको इसके अलावा कोई भी नोट्स, कोई बुक्स, कोई भी सर्वे वगैरह कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। सिर्फ ये एक वन सोर्स आपका क्या होगा, ये टारगेट रहेगा और वन सोर्स से आपके सभी इकोनॉमिक्स के जो भी क्वेश्चंस आएंगे यूपीएससी 2026 में वो सभी इजीली टैकल हो जाएंगे। 2025 में हमने ये करके दिखाया था, उस क्लास में आप जाके प्रूफ भी देख सकते हो। उसमें हमने प्रूफ भी बताया है कि उसको हमने कैसे हैंडल किया था लास्ट ईयर इकोनॉमी को, और इकोनॉमी को कैसे पढ़ाया था। ठीक है, तो इसी बेसिस पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ इस क्लास के थ्रू और लगातार हम जो क्लासेस लेंगे उसमें सबसे पहले जब आप बैठो तो हमेशा हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए या नोट्स होना चाहिए। जो चीज़ मैं भी पढ़ाता हूँ इंपोर्टेंट नोट्स, पॉइंट्स वगैरह उनको नोट डाउन करते जाना है हाल की हाल। तो सर क्या इसका नोट्स बनाना है? नोट्स बना सकते हो। साथ में क्या रखना, जब भी नोट्स बनाओ तो सिंगल पेज ऐसे रखना, साथ में क्या करना, यहाँ पे जगह छोड़ते जाना। जो इंपोर्टेंट चीज़ें होंगी उनको आप बाद में आप क्या ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसको रफ की जगह यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है कि रफ में आपने नोट्स बना लिया। इसके अलावा अगर हम उसमें आपको डेफिनेशन देते हैं, या सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको इन्हीं स्लाइड्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल काम मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद इन स्लाइड से आप डेफिनेशंस जो भी नोट डाउन करना है वो, और इसके अलावा अगर आपको जरूरत महसूस होती है कि वो चीज़ स्लाइड में हमने शॉर्ट में बता दी लेकिन आपको उसको एक्सप्लेनेशन के मोड में अगर आपको नीड रहेगी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, तो उसके अलग से पीडीएफ भी हम आपको वहीं पर प्रोवाइड करेंगे और ये सभी चीज़ें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। और मेरी यहाँ पे गारंटी रहती है कि मैक्सिमम जो कंटेंट है उसको हम समेटने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस इकोनॉमी क्लासेस में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी या इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आ सकता है। इसमें मैं वैसी चीज़ों पर नहीं जाऊँगा कि कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ाऊंगा जो कि 2026 के लिए रियलिटी में इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये पहली क्लास है, सर इसमें बेस बनाना जरूरी है, तो हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। और यहाँ पे हम पढ़ते हुए इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा हम स्टार्टिंग में स्लो रहेंगे। फिर इसकी जैसे आपकी क्लास होती जाएंगी, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, चौथी से पांचवी क्लास में हम इसकी स्पीड इंक्रीज कर देंगे, वो भी 2x की स्पीड से। इससे होगा क्या, आपका रिवीजन फास्ट हो, आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ सके, आप मैक्सिमम रिवीजन कर सकें। क्योंकि हमारा यूपीएससी यूनिवर्स का है वो क्या है, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देना। तो सबसे पहले अगर आप पहली बार जुड़े हो तो उस क्लास को फॉलो करो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है एग्जाम आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की, उसको देखो। ठीक है, बिना समय गवाए हुए अब मैं आपसे बात कर ली है। हर क्लास में ये बातें नहीं होंगी, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हम डायरेक्ट स्टार्ट किया करेंगे उसको। अब देखो, अब सेकेंड, हाँ देखो, अब सबसे पहले जब अगर हम इकोनॉमी को स्टार्ट करते हैं तो इकोनॉमी में हमको ये पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो सर क्या यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में इससे क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्यों? वो स्टेटमेंट वाइज बना सकता है कि इकोनॉमी अर्थशास्त्र में, और स्टेटमेंट वाइज ही बनाएगा वो कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, या अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। तो हमको बेसिक जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी सिद्धांत हैं, जो भी अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो हमको पता होना चाहिए। इन क्लास में हम सभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये है अर्थशास्त्र, ये है अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को सिंपल से शब्दों में एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो वो ये है कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि बेसिक सिद्धांतों का एक विज्ञान। जैसे कि विज्ञान होता है उसमें हम प्रयोग करते हैं वो चीजें। राजनीति शास्त्र में भी क्या राजनीति विज्ञान होता है, उसमें सिद्धांत बनाए जाते हैं, अवधारणाएं बनाई जाती हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। यानी बुक की फॉर्म में उसमें आप सूत्र लिखे रहते हैं कि ऐसी ये चीजें ऐसे चलती हैं। जैसे कि मांग और आपूर्ति, अगर कोई चीज मांगेगा, अगर मान लीजिए किसी कोई चीजें 10 चीजें हैं और लेने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, तो वहां पर क्या कंपटीशन नहीं होगा, वो इजीली जाएगा दुकान पे ले लेगा। लेकिन अगर कोई एक चीज है, एक अनार 100 बीमार वाला सिस्टम चलेगा ना, तो क्या होगा, वो चीज महंगी हो जाएगी। तो ये जो अवधारणा या सिद्धांत बनाए गए हैं, तो जिस विज्ञान के तहत इसको बनाया जाता है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर इसको हम डेफिनेशन वाइज देखें तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग, हम तीन वर्ड्स को भी इजीली इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब उत्पादन क्या है, वितरण क्या है, उपभोग क्या है। उत्पादन का सीधा सा मतलब होता है हम किसी चीज की पैदावार करते हैं। पैदावार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ उसको कृषि तक सीमित कर दो। पैदावार का मतलब ये भी होता है कि मान लो हमने सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को देख लो कि हम गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। सेकंड हम एग्जांपल देख सकते हैं कि हम
डेयरी फार्म चला रहे हैं तो हम दूध का उत्पादन कर रहे हैं। थर्ड चीज हम क्या करें, हम सेवाओं का भी तो उत्पादन करते हैं। सेवाओं का उत्पादन कैसे, और ये सेवा क्या होती है? सेवा का मतलब होता है सर्विसेज। सर्विसेज यानी डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वो आपको क्या दे रहे हैं? जैसे आज मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा हूँ तो ये क्या दे रहा हूँ? सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इसके बदले अगर यूट्यूब मुझको कुछ पेमेंट देता है तो वो सेवा के बदले क्या देता है? मुझको पेमेंट देता है। तो दोनों चीजें होती हैं, वस्तु और सेवाएं। कोई वस्तु देता है, कोई सेवाएं देता है, ठीक है। तो उत्पादन का मतलब है हम किसी चीज को पैदा कर रहे हैं। वितरण का मतलब होता है और उस चीज को फैलाना या आपको आप तक पहुंचाना। तो वितरण का मतलब कैसे पहुंचाया मैंने आपको? यूट्यूब के माध्यम से मैंने ये चीज को पहुंचाई है। मैंने आपको क्लास रिकॉर्ड की, क्लास रिकॉर्ड करने के बाद मैंने यूट्यूब के माध्यम से इसका वितरण किया है, तो वो है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे कि अगर आप तक आटा आता है आप लोगों तक, तो वो कहाँ से आता है? किसान से होती हुई कई सारे फेजेस में निकलती हुई आटा है वो आप तक पहुंचता है, चक्की तक पहुंचेगा, फिर आटा आप तक पहुंचेगा, ठीक है। उपभोग का मतलब है हम उसको चीज को खुद के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, यानी जैसे हम उसकी रोटियां खा रहे हैं गेहूं के लिए, डेयरी फार्म्स का हम यूज कर रहे हैं, पनीर दूध दही इसको खा रहे हैं। या उपभोग का मतलब है जैसे आज अभी जो आप क्लास देख रहे हो सामने से, ये भी उपभोग में ही आता है, ठीक है। तो आप इस क्लास का उपभोग कर रहे हो पर केंद्रित है। तो बेसिकली समझ लो कि एक बुक है, उसमें सिद्धांत और अवधारणा वाला लिखी है, उसको अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य किसी विशिष्ट क्षेत्र में अर्थशास्त्र के अनुप्रयोग से। दो चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल और आपके सैद्धांतिक। सैद्धांतिक यानी सिद्धांतों में लिख ही दिए, अब वो यूज कैसे होती हैं किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में, किसी स्पेसिफिक यूनिट में। अब यहाँ पर मैंने दो वर्ड्स का यूज किया है, पहला क्या है? क्षेत्र, और दूसरा क्या है? यूनिट। यूनिट का मतलब होता है कहीं भी। जैसे कि भारत में हम इकोनॉमी को, कॉन्सेप्ट को कैसे चलाते हैं? जैसे कि हम सिस्टम में चलाते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम एक्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम ज़्यादा सोचते हैं कि हम ज़्यादा बेच सकें चीज़ों का, विनिमय हमारा कैसा हो कि हम दूसरों को ज़्यादा चीज़ें बेचें, हम खरीदें कम। तो अर्थव्यवस्था का मॉडल हम किस प्रकार अपनाते हैं? हम समाजवादी अपनाते हैं, पूंजीवादी अपनाते हैं। अब ये पूंजीवादी समाजवादी क्या होता है, इसको भी हम इजीली लैंग्वेज समझेंगे आगे जाके। तो किसी अर्थव्यवस्था को हम कैसे चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं, उसी स्पेसिफिक क्षेत्र के साथ उसका नाम लेते हैं, हम बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या चल रही है, तो जीडीपी कितनी बढ़ गई? 8.2% बढ़ गई। तो ये क्या है? अर्थव्यवस्था में उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, यानी ये सिद्धांत है और इसका सिद्धांतों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। इसको हम किसी स्पेसिफिक भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ते हैं या किसी स्पेसिफिक यूनिट से जोड़ सकते हैं। जैसे कि जियो की जो इकोनॉमी है, जियो कंपनी की इकोनॉमी, वो बहुत नीचे जा रही है। एग्जाम्पल बताया मैंने, जा तो नहीं रही, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो जियो कंपनी जा रही है, अडानी की जो कंपनीज है उनकी अर्थव्यवस्था ऊपर ही हो जा रही है। और अर्थव्यवस्था का मतलब सिर्फ बड़ी चीजों से नहीं होता, आपके घर की अर्थव्यवस्था। जैसे कि फेमस डायलॉग संदीप भैया का कि आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी, ठीक है। तो जो जिन्होंने वेब सीरीज देखी हुई उनको पता होगा आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी, तो संदीप भैया बोलते हैं, तो वो भी अर्थव्यवस्था का ही पार्ट है कि उनकी फैमिली की कंडीशन इकोनॉमिक रूप से वीक है वो, ठीक है। तो उनकी अर्थव्यवस्था खराब है, यानी बहुत लो पर है। बहुत से लोगों की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा होती है कि उनके पास ज्यादा पैसा होता है। तो किसी विशेष क्षेत्र से जोड़ दिया मैंने, यूनिट से जोड़ दिया कि आप उसको परिवार के स्तर पर देख लो, फैमिली के स्तर पर, किसी व्यक्ति के स्तर पर देख लो, और उसको आप वर्ल्ड के लेवल पर देख लो, यानी विश्व के स्तर पर। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका क्या? इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ध्यान देनी, जो मैंने वर्ड्स आपको समझाए हैं ना, हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स आज नहीं पूछेगा, 2026 में पूछेगा, 27 में पूछेगा। ये चीजें मैंने 2025 में ही बताई थी, और बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट हुई थी, ठीक है। उसका प्रूफ आप देख सकते हैं जाके, वो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है, हमने पीडीएफ भी डाली हुई है प्रूफ वाली, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। हमने इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझ लिया है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में डिफरेंस क्या होता है। अब आपने सुना होगा, अब हमको क्या पढ़ना है? इकोनॉमी, ठीक है। मैंने स्ट्रेटजी क्लास में तीन चीजें बताई थी आपको कि यूपीएससी प्रीलिम्स में तीन चीजें बेसिकली पूछी जा रही हैं। फर्स्ट है समष्टि, दूसरा है व्यष्टि, पहला है समष्टि, ये है माइक्रो, ये मैक्रो, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इंग्लिश लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, एक चीज और अभी से मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर भी है तब भी आपको इकोनॉमी समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो चीजों की जो टर्म्स है, जो कीवर्ड्स, अगर मैं आपको इंग्लिश के वर्ड लिखवाता हूँ तो उनको लिखना बहुत अनिवार्य है, 100% लिखना ही है। मेरे दिशा निर्देश ही यही है कि आप उनको टर्म्स को लिखो, क्योंकि रियल एग्जाम में अगर टफ वर्ड आ जाता है हिंदी का तो आप इंग्लिश को देख के समझ सको। तो ये मैक्रो है, ये माइक्रो है, और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। आपने अगर आपने मुझे पता है मैक्स तो हमने इकोनॉमी पहले से पढ़ा होगा, लेकिन
अंडरस्टैंडिंग कम हो गई होगी, इसलिए वो दूसरी बार देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रिवीजन के थ्रू रिवीजन के लिए देख रहे हैं कि रिवीजन फास्ट हो जाए और ऐसी चीज़ें हमारी कवर हो जाए। यूपीएससी प्रिलिम्स की स्पेसिफिक है और जो हमसे पहले छूट रही थी वो चीज़ें ना छूटें। तो इकोनॉमी के लिए यहाँ पे कई सारे टाइप्स पढ़े होंगे, तो टाइप्स में टीचर्स जाते हैं वो क्या कर देते हैं, सीधा सा बता देते हैं कि इकोनॉमी 3 टाइप्स की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। जबकि ऐसा नहीं होता इकोनॉमी में, ठीक है। इकोनॉमी या बोलूँ या इकोनॉमिक्स बोलूँ मैं, आप अपने यूज के लिए, हेल्प के लिए कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए बेस देखा जाता है, आधार, हम किन आधारों पर उसको वर्गीकृत कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आधार का मतलब क्या है यहाँ पे, अब आधार का मतलब मैं आपको समझाऊं। जैसे कि आपको ही लेके चलते हैं, आपको मैं यूनिट मान के चलता हूँ कि आपका आधार क्या है आपको वर्गीकृत करने का, ठीक है। अब मैं आपको बेस लेता हूँ लिंग के आधार पर कि आपका लिंग क्या है। आप महिला हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं, या थर्ड जेंडर, ठीक है, ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो ये आधार क्या लिया मैंने, लिंग का आधार लिया। अब मैं आपको बेस ले लेता हूँ कौन से, आप किस स्टेट में हो, स्टेट वाइज। आप बिहार से हो सकते हो, आप यूपी से हो सकते हो, आप उत्तराखंड से हो सकते हो, आप एमपी से, राजस्थान से, गुजरात से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, कहीं से भी आप हो सकते हो, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, कहीं से भी आप हो सकते हो, ठीक है। लेकिन बेसिक जो हमें पता है, जो हमारे स्टूडेंट्स का एरिया है वो रहा है बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हो ना, तो हमको बहुत ज्यादा खुशी होगी, आप कमेंट कर देना कि सर मैं इस स्टेट से आया हूँ, जो आपने नाम नहीं लिया था, ठीक है। और झारखंड से अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं रहा है हमारा, और छत्तीसगढ़ से भी नहीं रहा है, ठीक है। बाकी पूरे स्टेट से सभी कोई ना कोई स्टेट्स मिल ही जाता है, ठीक है। अब तो बेस में होता है, अलग अलग बेस पे हम बांट सकते हैं। इकोनॉमी तो वही चीज है, हमने उसको अलग अलग बांट दिया। जैसे आप एक ही चीज हो या आप एक ही इंसान हो, ठीक है, तो हमने उसको बांट कैसे दिया कि हमने उसको लिंग के आधार पर बांटा, उसको हम स्टेट वाइज से बांटा, उसको हमने जिले के आधार पर बांट दिया, भौगोलिक रूप में। आर्थिक रूप में अगर अब मैं आपको बांटू तो हो सकता है आप पावर्टी लाइन के ऊपर हो या नीचे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेस क्या लिया मैंने यहाँ पे, पावर्टी लाइन ली, यानी गरीबी रेखा। तो बेस अलग अलग हो सकते हैं। तो इकोनॉमी के 5 जो 5 जो बेस है वो मुख्यतः है, और इकोनॉमी में बहुत सारे बेसिस पर हम उसको बांटते हैं, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे भी, जो जरूरत हुई यूपीएससी प्रीलिम्स की उसको हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, ठीक है। ये 5 प्रमुख है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओनरशिप के बेसिस पर मैं अगर देखूँ तो स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। आप इस वर्ड को हिंदी में लिख लेंगे, स्वामित्व, ठीक है। इसको लिख लो ऐसे अच्छे से, स्वामित्व, ठीक है। इसको क्लियर कर देता हूँ पूरा, इसको इसको अच्छे से लिखो, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। सेकंड, प्लानिंग को हिंदी में अगर आप लिखोगे तो बोलोगे नियोजन, ठीक है। नियोजन, डेवलपमेंट को विकास, स्ट्रक्चर को संरचना, सिस्टम को व्यवस्था, ठीक है। अगर मैं ओनरशिप के बेसिस पर देखूं तो 3 तरह की इकोनॉमीज को बांटा जाता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट का मतलब है पूंजीवाद, सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद, मिक्स्ड का मतलब है मिश्रित। प्लानिंग का मतलब होता है, हम इसको अच्छे से समझेंगे, इसको तो बहुत अच्छे तरीके से समझना भी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। भले आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, बीपीएससी और यूपी पीसीएस में ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसको अच्छे से हम समझेंगे। ओनरशिप के बेसिस पे क्या होता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स क्या होता है। कैपिटलिस्ट तो होता है कि किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कौन चला रहा है, ठीक है, कौन उसका मालिक है। मालिक कैसे, कैपिटलिस्ट का मतलब है कि वहां के बिजनेसमैन है वो उस व्यवस्था को चला रहे हैं, अर्थव्यवस्था को। सोशलिस्ट का मतलब है कि वहां की गवर्नमेंट चलाती है, उसमें निजी की भूमिका, निजी क्षेत्र की भूमिका नहीं होती। निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनियां, यानी जियो, अडानी कंपनीज है, और भी कंपनियां हैं जैसे एयरटेल है, यूएस, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये चीज है ये। और सोशलिस्ट का मतलब गवर्नमेंट, इसको हम अच्छे से समझेंगे। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लान इकोनॉमी। और इसको हम बांटना चाहें तो ये, भले ही इसको अलग दिया प्लानिंग के थ्रू, लेकिन है ये इसी का बात। प्लान का मतलब होता है प्लानिंग की तरह, नियोजन कौन करता है, ठीक है। हम नियोजन के अकॉर्डिंग चलते हैं या उसको वैसे ही चलने देते हैं, अर्थव्यवस्था को ऑटोमेटिक चलती रहती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था चलती रहेगी क्यों, कैसे, मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर। जैसे हमको पता है अगर मार्केट में जरूरत है किसकी, यूपीएससी क्लासेस की, तो किसी ने यूपीएससी क्लासेस को रिकॉर्ड कर दिया, उस पर बेचना स्टार्ट कर दिया। अगर इसकी मांग है तो ये चलती रहेगी, इसको पैसे मिलते रहेंगे, तो ये अर्थव्यवस्था ऐसे रोटेशन वेज चलती रहेगी, ठीक है। एक होती है प्लान, जैसे प्लान मतलब अर्थव्यवस्था ऐसे चलेगी, हम इसको इतना एक्सपोर्ट करेंगे, इतनी कंपनीज खोलेंगे, इतनी कंपनीज को हम बंद करेंगे, इस कंपनी की जरूरत ज्यादा है, इस कंपनी की जरूरत कम है। तो नियोजित और अनियोजित हिंदी का यूज है, ठीक है। डेवलपमेंट के बेसिस पर हम बांटते हैं। डेवलपमेंट का आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारी जो कंट्री है वो क्या है, डेवलप नहीं है,
विकासशील कंट्री है हमारी, ठीक है, विकसित नहीं हुई है। और 3 टाइप्स की होती है इसमें, डेवलप्ड, ये डबल हो गया थोड़ा सा, ठीक है, एक डेवलपिंग, विकासशील, अंडर डेवलप्ड, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग भी गलत होगी, ठीक है, इसको वैसे समझ लो सिर्फ। अविकसित, अविकसित यानी गरीबी और बीमारू राज्य या देश उनमें, ठीक है, जिनके पास संसाधन ज़्यादा नहीं है, सोर्सेज रिसोर्सेज ज़्यादा है नहीं, ठीक है, गरीबी में जी रहे हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय वगैरह भी बहुत ज़्यादा कम है, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है। और इसको ऐसे भी नहीं बोलते, बिल्कुल मैंने एक्सट्रीम लेवल पर आपको बता दिया है। लेकिन कई सारे देश क्या होते हैं, हो सकता है आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख जाए, बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग दिख जाए, जैसे कि साउथ अफ्रीका है और अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज है, उनकी सिटीज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन तब भी वो अविकसित में आती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग वहाँ के पैसे वाले हैं, सभी लोग पैसे वाले नहीं है। अगर हम उसको सभी में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एवरेज निकालने के लिए, नेशनल आपकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो वो बहुत कम निकलती है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री यानी जिनके यहाँ, अगर मैं डेवलपमेंट को देखूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना, अवसंरचना यानी सड़क, आपके घर, आपके स्कूल्स, आपके सार्वजनिक भवन, पूरे जो पब्लिक प्लेसेस है वो कैसे डेवलप है। सड़कें खराब है तो आप, सड़कें खराब है, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, आपके पास पोर्ट्स नहीं है, बंदरगाह नहीं है अच्छे हवाई जहाज के लिए, आपके पास क्या नहीं है, जगह नहीं है, आपके पास अच्छे से क्या नहीं है, आपके पास बस स्टेशन, बस स्टैंड नहीं है, रेलवे स्टेशन आपके पास अच्छे नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो क्या अविकसित। डेवलपिंग यानी जो इसके लिए कार्य कर रहा है कि पहले ऐसी व्यवस्था थी लेकिन वो बढ़ रहा है विकसित की ओर, उसने अच्छे से रोड्स बनाना स्टार्ट कर दिया, उसके चल रहे हैं, और कुछ दिनों बाद वो विकसित बन जाएगा, ठीक है। विकसित का मतलब है कि पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, उसके बाद अच्छी सड़कें हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड का यूज आप मेंस में भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे प्रिलिम्स पढ़ा रहा हूँ, तो लिख सकते हो आप गुणवत्तापूर्ण जीवन। गुणवत्तापूर्ण जीवन का मतलब क्या होता है? दो तरह से जो व्यक्ति है वो जीवन जीता है, एक होता है क्वांटिटेटिव, यानी एक होता है गुणात्मक, एक होता है मात्रात्मक, ठीक है, तो ये होता है क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक का मतलब होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि हम कैसे जी रहे हैं, हमको साफ हवा या साफ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमको, हम उस जो जहाँ रह रहे हैं क्या हम वहाँ पर खुश हैं, क्या हमको अच्छी एजुकेशन मिल रही है क्या, ठीक है। इसमें अभी इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है, रियलिटी अगर हम देखें, भले ही आप डेटा या चार्ट वगैरह हमको छू देंगे, लेकिन रियलिटी में हम मात्रात्मक तो कितने भी आगे बढ़ जाएं कि हम फोर्थ इकोनॉमी पहुंच चुके हैं, ठीक है, अब परचेसिंग पावर पैरिटी में थर्ड पर है, ठीक है, तो ये पहुंच सकते हैं। लेकिन आज भी हमारे पास क्या नहीं है, दिल्ली का आप AQI देख लो, ठीक है, वायु गुणवत्ता सूचकांक देख लो, आप इंडेक्स देख लो, ठीक है, वहां पर खराब पानी मिल रहा है, खराब हवा मिल रही है, तो अभी हम डेवलप्ड कंट्री तो नहीं हुए हैं, अभी हमारी हालत इन दोनों के बीच की ही है। और अगर मैं आपको व्यवस्था देखूं तो डेवलप कंट्री, विकसित और विकासशील के हम बीच में है, विकासशील से हम विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम पूर्णतः विकसित नहीं हुए हैं, ठीक है। फोर्थ आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी संरचना के आधार पर कि हम किस क्षेत्र में काम करते हैं। कोई होती है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जैसे कि इंडिया स्टार्टिंग से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादा है, हमारे पास जमीन ज़्यादा है, हम उसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। सेकंड होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब, ये वर्ड्स का आप देखना, ये मीन इसमें स्पेलिंग गलत हो सकती है, क्योंकि ये AI द्वारा ये पूरे चार्ट बनाए गए हैं, ठीक है, तो कभी गलती हो सकती है, तो इसको अच्छे से सही कर लेना, ठीक है, मीनिंग इसकी स्पेलिंग को देख के, ठीक है। तीसरा होता है सर्विस। सेकंड, इंडस्ट्री क्या होती है कि उद्योग चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही है, उद्योग चल रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, IT कंपनीज है, और सारी कई सारी कंपनीज है, क्लॉथ कंपनीज वगैरह कुछ भी, इस पर बेसिस है पूरी कि हमारी चलती ही इंडस्ट्री पे है। थर्ड है सर्विस, ठीक है। सर्विस, जैसे कि अगर हम देखें तो चाइना है वो इंडस्ट्री लेवल पर पढ़ चुका है आगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा है वहाँ, तो वो उसकी इकोनॉमी ये है। हम अभी एग्रेरियन है, यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है ज़्यादा। सर्विसेज पर कौन देखो, सिंगापुर, सिंगापुर में खेती नहीं होती है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी नहीं है, लेकिन वो चाह के कैसे सीवा के देखे, ठीक है, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वहाँ पे बार है और कसिनोज हैं, तो वहाँ पे वो ऐसे यूज होती है। सिस्टम क्या होता है, व्यवस्था के आधार पर, वाटर क्लोज्ड ग्लोबल, ठीक है। क्लोज्ड और ग्लोबल का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं, हमारा देश है, उसको हम बंद कर दें कि ना हम बाहर कुछ बेचेंगे ना बाहर से कुछ खरीदेंगे, तो इसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। UPSC का पूछा गया क्वेश्चन है ये कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, UPSC फिल्म्स का क्वेश्चन है ये, जाके PYQ देखना, ठीक है, तो अच्छे से पता होना चाहिए आपको। बंद इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी क्या होती है यहाँ पे? ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब होता है कि हम दूसरों से क्या कर रहे हैं, आयात निर्यात करते हैं, जो कि आज हमारी
अवस्था है यहाँ पे, ठीक है। अब बंद अर्थव्यवस्था और ओपन, मैंने आपको बता दी कि बंद, क्लोज्ड और ओपन, ओपन इकोनॉमी, इसको ओपन बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। हम किसी से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करते, उसको बंद अर्थव्यवस्था। हम सभी के साथ करते हैं तो उसको वैश्विक अर्थव्यवस्था या आपका खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब दो तीन चीजें और होती हैं, दो तीन टैग की और होती है इकोनॉमी, वो होती है हम उसको किस विषय से चला रहे हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हम किसी चीज का पेमेंट देने के लिए वस्तुओं का यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड, हम मुद्रा का यूज करते हैं। आज आप जाओगे किसी चीज को लेने, तो आप उसको 10 रुपए देते हो, 10 रुपए में आप एक चिप्स का पैकेट ले लेते हो। लेकिन पहले क्या होता था, प्राचीन काल में वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। जैसे मेरे पास गेहूं है, मेरे पास वाले जो पड़ोसी के पास क्या है, धान है या चावल बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास गेहूं इतने हैं कि, लेकिन मुझे धान का यूज करना है, मुझे चावल खाने हैं। इसके पास धान तो है, गेहूं नहीं है, इसको आटा चाहिए, गेहूं का आटा रोटियों के लिए। हम दोनों जाएंगे कि 1 किलो मुझे गेहूं दे दो, ये बोल देगा मुझे 1 किलो धान दे दो, ठीक है। तो 1-1 किलो आपको एक्सचेंज कर लेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आपको टाइमलाइन ऐड करके देना कमेंट में। अगर लाइव देख रहे हो तो अच्छी बात है, लाइव में अभी लाइव सेक्शन में दे दो, ठीक है। रिप्लाई अभी चैट में देना आपका आंसर, ठीक है। मैं आपको सिंगल स्टेटमेंट पूछूंगा, उसका आंसर बता देना आप। और अगर आप रिकॉर्डेड में भी देख रहे हो ना, तो आंसर जरूर देना है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सीरियस है स्टूडेंट स्काइप पे। मैं आपसे पूछता हूँ, वर्तमान में भारत पूर्णतः मुद्रा आधारित विनिमय करता है कि हम जो पेमेंट गेटवे अपनाते हैं वो मुद्रा में अपनाते हैं। अब मुद्रा का मतलब ये भी है जो आप फोन पे कर देते हो क्यूआर से, ये भी मुद्रा ही है, ये डिजिटल करेंसी में आ जाती है, ठीक है। लेकिन पेमेंट हम वस्तु विनिमय प्रणाली का नहीं करते। या मैं आपको सेकंड स्टेटमेंट बोलूं कि वस्तु विनिमय प्रणाली का संपूर्ण अस्तित्व खत्म हो गया या पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? मेरा पहला स्टेटमेंट है, वर्तमान में भारत पूर्णतः किसका, मुद्रा आधारित क्या करता, विनिमय करता है। मेरा बी स्टेटमेंट है। इन दोनों का आंसर देना आपको कि वस्तु विनिमय प्रणाली पूर्णतः समाप्त हो चुकी है वर्तमान में। वर्तमान में वस्तु विनिमय प्रणाली पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है? यस या नो करके आप आंसर दे देना और टाइमलाइन ऐड कर देना, जैसे एग्जांपल के थ्रू कि 15 मिनट 06 ऐसे लिख के बोल देना कि सर आपने ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर ये है, ठीक है। अब मैं इसका आंसर बताऊं, क्या बताऊं? इसका आंसर है कि जब भी ऐसे आपके पास स्टेटमेंट आते हैं यूपीएससी इकोनॉमी या किसी भी सब्जेक्ट में प्रीलिम्स को लेकर, उसका आंसर हमेशा ही नो होता है। नो मतलब नहीं हो सकता ऐसा। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, यानी वाक्य होते हैं आपके। कैसे कि हर चीज स्टेटमेंट नहीं होती, 99.9% हो सकती है, 100% बहुत कम ही चीजें होती हैं जो एक्सेप्शन के थ्रू होते हैं। जैसे कि डिटॉल भी जो मारता है जर्म्स को, वो 99.9 ही मारता है, 0.1% फ्री बच जाते हैं, ठीक है, बच ही जाते हैं ना। तो हमेशा किसी भी चीज में एक्सेप्शन की संभावना हमेशा होती है। यही चीज आपको सीखनी है, स्टार्टिंग से मैं आपको सिखाऊंगा और कोशिश करूंगा इकोनॉमी अगर 15 क्वेश्चन है ना, उसमें से आप 13 सही कर जाओ और गारंटी कर जाओगे। बस मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करते जाना। तो दोनों का आंसर है कि नहीं, दोनों गलत है। क्यों? वर्तमान में भी भले हम करेंसी का यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ये कर रही है, लेकिन हम वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाते हैं। कौन अपनाता है? अगर आप देखो कि जनजातीय क्षेत्र में अभी भी ये वाटर सिस्टम चलता है। और एक होती है जजमानी प्रथा। जजमानी प्रथा आपने कहाँ पढ़ी होगी? आपने ये प्रथा पढ़ी होगी इंडियन सोसाइटी में पढ़ी होगी, या आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। जजमानी प्रथा में क्या होता है, हम किसी वर्ग से काम लेते हैं, जैसे कि वॉशरमैन है, जैसे धोबी है, कुम्हार है, ठीक है। ये कास्ट का नाम नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक वर्ग का नाम है जो काम ही वही करते हैं, ठीक है। ये बर्तन बनाने वाले व्यक्ति होते हैं, समाज होता है पूरा। ये क्या कोई भी हमारे कपड़े वगैरह धोते हैं। अब तो ये चीजें बंद हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। कोई हमें सर्विस देता तो हम क्या करते हैं, उसके बदले आज उनको हम अनाज दे देते हैं। और ये सिस्टम ऐसा नहीं खत्म हो चुका है। जनजातीय क्षेत्रों में अगर हम देखें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ या नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, तो कई सारी जगह हम बार्टर सिस्टम ही करते हैं, यानी हम वस्तु विनिमय प्रणाली ही अपनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम उनको गेहूं दे देंगे, अनाज दे देंगे, कोई और चीज दे देंगे, ठीक है। तो ये अभी भी चलती है। अगर उसको हम दंतेवाड़ा क्षेत्र देखें, बक्सर क्षेत्र देखें, आपका उड़ीसा का कोरापुट एरिया देख लो, झारखंड में देख लो, और ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। अगर बहुत ही पिछड़े वगैरह जो गांव होते हैं, वहां पर अभी भी ये सिस्टम चलता है। 99.9% का तो मुद्रा चल रही है, लेकिन 0.1% में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली पर काम चलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं, अर्थव्यवस्था को कैसे संचालित किया जाना चाहिए।
नियोजित सरकार द्वारा होती है, अनियोजित होती है बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, बाजार द्वारा संचालित। मैंने इसको आपको समझा दिया है। अगर गवर्नमेंट चला रही है प्लानिंग के थ्रू तो उसको बोलेंगे नियोजित। अगर सिर्फ बाजार आधारित चल रही है यानी कंपनीज खुल रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो अनियोजित यानी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था। इसको मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। स्वामित्व के आधार पर आर्थिक प्रणाली तीन तीन टाइप्स की होती है। ये आपका अच्छा सा क्या है ग्राफ मैंने आपको बता दिया। इसमें ये होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको हम अच्छे समझते हैं। स्टार्टिंग होती कहाँ से है? स्टार्टिंग होती है आपके किससे? इन महान विचारक से, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या है? इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद के जनक या पूंजीवाद के पिता। अब ये क्या होते हैं? ये एक विचारक होते हैं। इनको सामाजिक विचारक बोल सकते हो या आर्थिक विचारक आप बोल सकते हैं, क्योंकि पहले जो विचार लिखे जाते थे वो स्पेसिफिक इकोनॉमी में नहीं लिखा जाते थे, वो सिर्फ विचार देते थे। बाद में हमने इनको वर्गीकृत कर दिया कि ये इनकी अर्थव्यवस्था पर या अर्थशास्त्र पर विचार है। तो इन्होंने 1776 ये वही, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप जाओ, ध्यान करो, सबने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा मेंस के लिए, तो तब जाओ तो आपको याद आ जाएगा कि उस टाइम में चल क्या रहा था अमेरिका में। अमेरिका में चल रहा था आपका क्या? आपका युद्ध, आजादी के लिए लड़ाई चल रही थी। ठीक है, सिविल वॉर चल रहे थे उस टाइम पर। और जैसे ही अमेरिका क्या होता है आपका क्या? आजाद होता है, ठीक है, स्वतंत्र होता है, तो वो इस चीज को अपना लेता है। अब ये होती क्या पूंजीवाद, उसको समझते हैं। सबसे पहले इसके प्रमुख विचारक है जो इसको इंट्रोड्यूस किया कि ऐसी चीजें भी होती हैं। पहले किसी को पता ही नहीं था, पता था लेकिन एक सिद्धांत के रूप में नहीं पता था। इन्होंने बोला, एडम स्मिथ ने, फादर ऑफ कैपिटलिज्म। मैंने बता दिया आपको। प्रमुख पुस्तक कौन सी इनकी? द वेल्थ ऑफ नेशंस। बुक का नाम बड़ा है लेकिन आप सिर्फ इतना याद कर लो, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार यूपीसीएस और बिहार बीपीएससी में, झारखंड में भी पूछा गया, छत्तीसगढ़ में भी पूछा गया है, एमपीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस आपको नाम याद रखना है। अगर आप स्टेट एग्जाम दोगे तो बहुत ज्यादा काम आएगा, और यूपीएससी में हो सकता है इजी क्वेश्चन बनाने के चक्कर में वो इसको पूछ ले। इनविजिबल हैंड काम करता है, मुक्त बाजार काम करता है, निजी स्वामित्व। तीन वर्ड्स हैं यहाँ पे। इनविजिबल हैंड क्या होता है? कोई भी इकोनॉमी चलती है तो किस पे चलती है? वो अदृश्य हाथ पर चलती है। अदृश्य हाथ कैसे? हम उसको छोड़ देते हैं कि अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक चलती रहेगी। इसमें क्या है? मांग और आपूर्ति। बार बार मैं दो वर्ड का यूज करता हूँ, मांग और आपूर्ति। मांग का मतलब क्या है कि मान लीजिए मुझे डिमांड है गेहूं की, और आपूर्ति कौन कर रहा है? कोई व्यक्ति मुझको गेहूं बेच रहा है या आटा बेच रहा है, तो मांग आपूर्ति पर एक चीज चलती रहती है। मैं पैसा कमाऊंगा, मैं जॉब करूंगा, उसको मैं खर्च करूंगा, तो ऐसे पूरे रोटेशन में ऐसी इकोनॉमी पूरा सर्कुलर में चलती रहती है। मुक्त बाजार, मुक्त बाजार यानी कोई किसी पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, प्रतिबंध। आप किसी भी चीज का व्यवसाय कर सकते हो, किसी भी चीज का। ठीक है, आपको आटे की फैक्ट्री खोलनी है, गेहूं से आप आटा बनाते हो, आप ब्रेड बनाते हो, आप कार्स बनाते हो, आप मोबाइल फोन सब बनाते हो, और भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है, आप ढाबा चलाते हो, आप रेस्टोरेंट चलाते हो, आप कुछ भी चीज यूज कर सकते हो। मुक्त बाजार, आप पर कोई रोक नहीं लगाएगा। लेकिन हो सकता है आप पर कुछ रोक किस पे लगा दी जाए, जिससे क्या समाज का हनन हो जाए, समाज का बुरा हो जाए। जैसे कि आपने क्या सोचा, सीधा सा गोला और बारूद की फैक्ट्री खोल दी कि ले जाओ बंदूकें बेच रहे हो आप, तो इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हमेशा होता है। तो लाइसेंसिंग प्रणाली कि कोई सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, निजी स्वामित्व यानी प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होता है। हर एक कंपनी वगैरह होती है, सब निजी स्वामित्व का होता है। इसमें गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं होता। गवर्नमेंट का काम सिर्फ इतना होता है कि वो कल्याणकारी कार्य करे। कल्याणकारी कार्य कैसे? कि हमारे लिए नियम बनाए, विनियम बनाए, पूरी व्यवस्था को वो चलाए। सब व्यवस्था चलाने के लिए सरकार का काम होता है। अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्तक्षेप, वो सरकार बोलती नहीं है, अर्थव्यवस्था चलती रहेगी। वो सिर्फ अपनी नीतियां बनाएगी, नियम बनाएगी, संविधान को चलाएगी, व्यवस्था चलाएगी, क्राइम को रोकेगी। ये चीजें वो करती है, अर्थव्यवस्था को टच नहीं करती है। ठीक है, तो तीनों चीजों को मैंने यहाँ पे बता दिया आपको अच्छे से। ठीक है, ये इन्होंने कब लाए थे? 1776 में इन्होंने बताया कि व्यवस्था ऐसे चलनी चाहिए। तो उस टाइम पे कंट्रीज हुआ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने बोला कि अच्छा सा लग रहा है, इसको चलो फॉलो कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो कंट्री बना था वो यूएसए बना था इस व्यवस्था को अपनाने का, पूंजीवाद को। ठीक है, तो ये हो गया पूंजीवाद। इसमें सरकार की भूमिका कुछ नहीं होती, सब निजी होता है, प्राइवेटाइजेशन हो जाता है इस चीज का। ठीक है, सेकंड होता है समाजवाद। इन बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। सोशोलॉजी अगर आपने लिया ऑप्शनल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस है फिर भी इंपॉर्टेंट है। हर चीज में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कौन है? ये कार्ल मार्क्स। समाजवाद का जो सिद्धांत ही कौन लाया? ये व्यक्ति लाए,
कार्ल मार्क्स के बारे में बताने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम यूपीएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। समाजवाद का मतलब होता है, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज समझाऊं, कि प्राइवेट कंपनियों को मैक्सिमम को बंद कर दिया जाता है और हर चीज़ को क्या गवर्नमेंट चलाती है, सरकार चलाती है। सरकार क्या चलाती है? जैसे आज जियो कंपनी है तो क्या करे सरकार, उसको खरीद ले, उनको पैसे दे दे, तो हर चीज़ आपका फ़ोन बनाना, कपड़ा बनाना, आपके लिए पूरे खाद्य पदार्थ की जो भी कंपनीज चलती हैं वो चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंपनी चलते हैं, वो हर चीज़ गवर्नमेंट की हो, हर चीज़ सरकार संचालित करे। सरकार कैसे संचालित करेगी? क्या मोदी जी खुद आटा पीसने आएंगे? नहीं आएंगी, वो कंपनीज खोलते हैं। कंपनीज का मतलब उसमें लोग काम करेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स निकलेंगी। जैसे टीचर्स हैं, प्राइवेट भी होते हैं, सरकारी भी होते हैं, तो हर चीज़ की क्या गवर्नमेंट जॉब होती है उस टाइम पे, अगर समाजवाद होता है तो। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये ऐसे चलता है कि गवर्नमेंट पूरा फोकस करती है, सरकार हर चीज पर हाथ बनाए रखती है कि कोई भी चीज उनके अलावा कोई नहीं कर सकता, प्राइवेट का अस्तित्व नहीं होता। लेकिन 0.1% होता है, एक्सेप्शन है समाजवाद में। मैं आपको साम्यवाद पर पढ़ाऊंगा ना, साम्यवाद में होता है 100% कि आ ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, तो अब इनकी बुक्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दास कैपिटल और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 और आपके 1867, दास कैपिटल। तो इन दो बुक का नाम आपको याद रखना है कि किन्होंने इसको लिखा है। तो दो व्यक्ति हैं आपके, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, एंगल्स लिखा रहता है हिंदी में, कहीं कहीं पर एंजल्स लिखा रहता है। तो फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स, तो इन दोनों ने ये बुक्स लिखी हैं। अगर ऑप्शन में सिर्फ कार्ल मार्क्स हो तो कार्ल मार्क्स कर देना, फ्रेडरिक एंजल्स हो तो फ्रेडरिक एंजल्स कर देना, दोनों हो तो दोनों को लगा देना। लेकिन दोनों को ऐसे मत लगा देना 1 2 3 4, तो दोनों दिए तो दोनों को लगा देना, नहीं। अगर दोनों साथ में ऑप्शन आ जाए तो आपको 10, इन दोनों बुक्स के लिए आपको कार्ल मार्क्स को श्रेय देना है, यानी कार्ल मार्क्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगे। ये क्या बोलता है कि प्राइवेट कंपनियां नहीं चलनी चाहिए। क्यों नहीं चलनी, इसकी भी जिन्होंने कारण दिया कि प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो किसकी बेस पर होती हैं, वो मांग और आपूर्ति पर बेसिस स्पेसिफिक काम करती हैं, वो गरीब लोगों के लिए काम नहीं करती। और आपके पास पैसा होगा तभी आप चीज़ों का यूज़ कर पाएंगे, वस्तुओं का यूज़ कर पाएंगे। इंपोर्टेंट जो चीज़ होती हैं, ज़रूरत, नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, बेसिक नीड्स, आधारभूत आवश्यकता होती हैं, तभी यूज़ कर पाते जो आपके पास पैसा होता है। वरना एक गरीब व्यक्ति मर जाएगा, उसकी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन समाजवाद क्या करता है, समाजवाद में गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो गवर्नमेंट कल्याणकारी होती है हमेशा। पीडीएस, पीडीएस तो आप सभी जानते हो ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें आपको गेहूं मिलते हैं 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो। किस लिए मिलते हैं? जिससे सभी जनता का भला हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना, मकान किसके लिए बना रहे हैं? वो आपके लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऐसे काम करती है। लेकिन प्राइवेट प्राइवेट सिर्फ मुनाफे के लिए काम करता है। लेकिन समाजवाद में कार्ल मार्क्स ने बहुत बड़ा विरोध किया इस चीज का, कि प्राइवेट कंपनियां शोषण करती हैं हमेशा ही। ठीक है, और ये चीजें कई हद तक साबित भी होती हैं और कई हद तक साबित नहीं होती। ठीक है, सभी की अपनी आलोचनाएं होती है, तर्क होते हैं, और इसके विपक्ष में भी तर्क होते हैं। ठीक है, तो उसको हम ज्यादा अंदर जाएंगे नहीं, जरूरत है नहीं। तो निजी संपत्ति का अंत किया जाता है इसमें। वर्गहीन समाज होता है, उसमें वर्ग नहीं होता कि ना जाति होगी ना कुछ होगा, सब लोग समान है। ठीक है, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है पूरा, कि सरकार के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। वो बोलेंगे कि इतनी फैक्ट्रीज इसकी खोल दो तो ये चीजें आपकी चलेंगी। अब थर्ड है आपका समाजवाद और सोशलिज्म। ये दो वर्ड आपने समाजवाद, सोशलिज्म और साम्यवाद और कम्युनलिज्म। साम्यवाद क्या होता है? समाजवाद का ही एक्सट्रीम जो पार्ट है या भाग है, उसी को बोलते हैं साम्यवाद। इसमें क्या बोलता है? सामाजिक समानता पर ध्यान देता है। ये बोलता है पूर्ण समानता होनी चाहिए। अगर सभी लोग मिला के, मान लीजिए ये 100 रुपये कमा रहा है और ये व्यक्ति 50 रुपये कमा रहा है, तो मिला के कितने को? 150 रुपये। लेकिन जब इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा पैसा, कमाया इन दोनों ने ही है, तो कितना होगा? 75-75 बराबर मार दिया जाएगा। इसकी आलोचना इसी बेसिस पर होती है कि कोई व्यक्ति मेहनत करना चाहता है, कर रहा है, तो उसको मिल ही तो उतनी रही है, और कोई मेहनत नहीं कर रहा है तब भी उसको पैसा मिल रहा है, इसीलिए इसकी आलोचना होती है। निजी संपत्ति क्या कर रहा? सीमित रूप से स्वीकार करता है। मैंने बोला ना 0.1% को कंपनियां चलती रहती है। ये बोलता है खत्म ही कर दो पूरा, हमको नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, उत्पादन के साधनों पर किसका होता है? राज्य और समाज का नियंत्रण होता है। इसमें होता है सभी लोग आपस में मिलजुल कर ही चलाएंगे, निजी क्षेत्र होगा ही नहीं। राज्य की भूमिका क्या होती है? मजबूत और स्थायी होती है, कि राज्य ही चलाएगा। इसमें क्या होता है? अस्थायी होती है, राज्य ही नहीं होता। राज्य कौन सा? राज्य सरकार होती ही नहीं है।
लोग आपस में ही गठबंधन बना के पूरा इसको चलाते हैं, उनको किसी सरकार की जरूरत नहीं होती। ये होता है कम्युनिज्म जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, ये बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। ऐसी व्यवस्था नहीं चल पाती है, आज तक नहीं चल पाई है कोई व्यवस्था। व्यवहार में अक्सर तानाशाही होती है। अगर हम इसको देखें तो कम्युनिस्ट का सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ मिलता है हमारे पड़ोस में, चाइना पे। लेकिन चाइना भी ये नहीं है कम्युनिस्ट, वो समाजवाद पर आधारित है। इन दोनों के बीच की व्यवस्था है वो। लाभ की भूमिका सीमित, लाभ थोड़ा बहुत चाहती है, लेकिन इसमें लाभ की अवधारणा ही नहीं है। वो बोलेगी लाभ के लिए हम काम ही नहीं करते, हम मुनाफे के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है। आर्थिक व्यवस्था नियोजित होती है, प्लानिंग भी बनाते हैं हम, इसमें गवर्नमेंट बनाती है। आंशिक बाजार पे भी प्रभावित होता है कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, सरकार उसमें ज़्यादा आपकी उसमें कंपनीज खोल देगी, फैक्ट्रीज खोल देगी। इसमें होता है पूर्ण नियोजित कि हम कंपनीज खोलेंगे, उसकी अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था चलेगी। यहाँ पे जिस चीज़ की जरूरत थी उस चीज़ पर हम फैक्ट्रीज बना रहे थे, यहाँ पे फैक्ट्रीज हम बना देंगे पूरा कि यही होगा, तो वैसे चलेगा। एग्जाम्पल क्या है, भारत, नॉर्डिक देश, यहाँ पे रशिया, रसिया ना बोलते हो, अगर मैं सही वर्ड का यूज करूँ वो सोवियत संघ, USSR आपका पूर्ण में, और क्यूबा। ठीक है। यूएसएसआर 1991 में ये क्या उसका विघटन हो गया, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन समाजवाद का सबसे बड़ा जो प्रभाव दिखता है वो दिखता है आपको USSR कब हुआ। आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति, रशिया की बोल्शेविक क्रांति हुई किसने की, लेनिन और स्टालिन ने। वो किसको मानते थे दोनों व्यक्ति, उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु थे ये कार्ल मार्क्स, इनको मानते थे वो बहुत ज्यादा। उन्होंने क्रांति की, उन्होंने बोला कि ये जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिज्म जो पूंजीवाद है, जो पूंजीवाद है ये शोषण करता है लोगों का, कि सिर्फ एक ऊपर बैठा व्यक्ति सभी का शोषण कर रहा है। वो 12 घंटे काम करवा रहा है लोगों से, मजदूरों से, लेकिन फायदा उसको पहुंचा है। इनको तो सिर्फ इनका तो जीविका निर्वाह हो पा रही है बस, कि 8,000 में घर चलाना पड़ रहा है। जैसे कि इंडिया में भी अभी वर्क कल्चर बहुत खराब है, यानी कार्य संस्कृति बहुत खराब है। जो मेहनत कर रहे हैं उनको पेमेंट कम मिलता है, और जो सिर्फ ऊपर से चला रहे हैं उनको ज्यादा मुनाफा पहुंचता है। ठीक है। इसका विरोध करने के लिए क्या किया, कार्ल मार्क्स ने तो सिर्फ इसको अवधारणा दे दी कि ऐसा होता है, इसको ऐसा करना चाहिए। यूज किसने किया, लेनिन और स्टालिन। और लेनिन वही आदमी है, लेनिन और स्टालिन दो व्यक्ति थे। लेनिन वही व्यक्ति थे जिसको भगत सिंह मानते थे। भगत सिंह उनकी बुक पढ़ते थे, आपने अगर पढ़ा होगा तो भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, जब उनको फांसी होती तो उसके जस्ट पहले वो लेनिन बुक पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। तो लेनिन बुक को वो आधा मोड़ते हुए जाते हैं जब फांसी पर जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो लौटकर उस बुक को पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये वही लेनिन स्टालिन है जिन्होंने रूस में क्रांति की, किसके प्रति विरुद्ध क्रांति की, इन्होंने की थी पूंजीवाद व्यवस्था के प्रति। उन्होंने बोला कि हम समाजवाद लाएंगे, समाजवाद ये ले आए। तो फर्स्ट कंट्री कौन बना, USSR, सोवियत संघ। ठीक है, समाजवाद। और थर्ड आता है आपका मिश्रित इकोनॉमी। एक टाइम पे के आने के बाद हमको पता चल गया कि ना तो पूरी तरीके से कैपिटलिज्म चल सकता है, ना सोशलिज्म चल सकता है, यानी ना कि पूंजीवाद चल सकता है, ना समाजवाद। पूंजीवाद में क्या व्यवस्था खराब हो रही थी कि शोषक वर्ग उभर के आ रहा था, शोषण कर रहा था वो लोगों का। ठीक है। और व्यवस्थाएं फेल हो रही थी हर कंट्री में, कि व्यवस्था चल ही नहीं पा रही थी, गरीब और गरीब होता जा रहा था, अमीर 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 और अमीर होता जा रहा था। जैसे कि रजनीकांत ने एक उनमें दिया, सुपरस्टार रजनीकांत ने क्या दिया था, डायलॉग दिया था, देखो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ठीक है। सेम पूरा व्यवस्था चल रही थी, पूंजीवाद में ये हो रहा था। समाजवाद में क्या हुआ, समाजवाद में सबने समाजवाद तो लिया, समाजवाद पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। जब रियलिटी वे में हम चले तो क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट चला पाती है तो लिमिटेड चला पाती है, क्योंकि अगर वो कंपनीज खोलेगी ज़्यादा कंपनी नहीं खोल पाएगी, एक ही कंपनी रहेगी। तो यानी अगर आपको साबुन लेने भी जाना है, सॉप लेने जाना है, साबुन, किराने का सामान लेने जाना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा, लाइन लगानी पड़ेगी। यहाँ पे मिलता है, जैसे PDS में लगानी पड़ती है। PDS की जो दुकान है उसके सामने हमको लाइन लगानी पड़ती है ना, लाइन से राशन कार्ड लेके जाते हैं पूरा। तो ऐसे हर चीज के लिए लाइन लगानी पड़ रही थी उस टाइम पे। ठीक है। तो हर चीज के लिए करना पड़ रहा था, यानी डिले हो रही थी चीजें, डिले हो रही थी बहुत लंबी, की छोटी छोटी चीजों के लिए हमको बहुत इंतजार करना पड़ता था। तो हमारे इसमें कार्य संस्कृति बहुत खराब हो गई फिर। तो 1929 आते आते मंदी आ गई, आर्थिक मंदी बोली जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी मंदी थी उस टाइम पर, आर्थिक मंदी 1929 के टाइम पर। व्यवस्थाएं फेल हो गई। अब ये मंदी क्या होती है, मंदी का मतलब होता है लोगों के पास पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है तो खर्च क्या करेंगे, और खर्च नहीं करेंगे तो फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी,
और फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी तो अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? तो इसी को बोलते हैं आर्थिक मंदी। लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा। तब एक व्यक्ति निकल के आया, ये है जॉन मीनार्ड कीन्स। नाम अच्छे से याद रख लेना, जॉन मीनार्ड कीन्स। पूछा गया क्वेश्चन कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का सीधा सा मतलब होता है पूंजीवाद समाजवाद को हम मिक्स करके चलाते हैं। अब भाई इनको मिक्स करके कैसे चलाएंगे? पूंजीवाद कुछ मिक्स करके चलाते हैं कि हम प्राइवेट कंपनियों को मना नहीं करेंगे, ओपन करवाएंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र भी काम करेगा इसमें। गवर्नमेंट भी कुछ कंपनीज खोलेगी, जैसे हमारे यहाँ चलता है पीएसयूज खोलते हैं हम। जो सार्वजनिक उद्यम होते हैं पीएसयूज कंपनी खोलते हैं, जैसे व्हेल है, सेल है, कई सारी कंपनी। जैसे रेलवे चल रहा है, हमारा रेलवे गवर्नमेंट का है पूरा, चल तो रहा है ना, एक इंडस्ट्री है ना ये भी, तो एक कुल मिला के रेलवे कि वो उससे पैसा कमाती भी है और उसमें कल्याणकारी भी है। तो बहुत दूर के लिए बहुत ज़्यादा छोटा टिकट होता है, 20-30 रुपए में आप बहुत लंबा घूम सकते हो। तो ये कल्याणकारी भी है और वो माल ढुलाई करती है, यानी फ्रेट, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेट। तो वो करती है, उससे आप उसका रेवेन्यू भी होता है। तो ठीक है, तो दोनों साथ में काम करेंगे। कुछ प्राइवेट कंपनियां खुलेंगी, कुछ आपकी सरकारी कंपनियां खुलेंगी, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो जो देश 1930-40 के बाद आजाद हुए, मैक्सिमम ने अपनाया, वो क्या अपनाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, जिसमें भारत और चाइना और कई सारे देश शामिल हैं। मैं एग्जांपल दूंगा को भारत का। भारत जब आजाद हुआ तब इस चीज पर भी तो बहस थी ना कि हम इसको मॉडल को किस तरह अपनाएंगे। तो सब समझ गए थे कि कोई एक मॉडल इसको अच्छे से नहीं चला सकता कोई भी देश। देश कोलैप्स हो जाता है, पूरा बिगड़न हो जाता है देश का, अगर एक व्यवस्था के अंतर्गत चलते हैं तो सभी लोगों ने मिलजुल कर बताया कि जो हमारे पूरे विचारक थे, विमर्श वाले थे पूरे, उन्होंने बताया कि मिश्रित से चलाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित है, ये पूछा गया क्वेश्चन है यूबीपीसीएस का। विस्तृत है और बीपीएस में ही पूछा गया है, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है लेकिन पूछा गया वहां पर भी। लेकिन 1947 से लेके 1991 और 1991 से लेके आज 2025 तक ये दो फेज माने जाते हैं मुख्यतः। ये दो फेज 1991 को क्यों माना, उसको आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। एलपीजी को, एलपी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी लिबरलाइजेशन यानी आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 1947 से हमारी गवर्नमेंट ने वो चलाया, तो वो क्या कॉन्सेप्ट हमने चलाया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था तो हम थे, लेकिन समाजवाद की ओर झुकाव ज्यादा था। समाजवाद की ओर झुकाव ज्यादा था, इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर चीजें सरकार कोशिश करेगी कि हर चीज पर वो अपना नियंत्रण बनाए रखे, लेकिन उसे प्राइवेट से मना नहीं किया, प्राइवेट कंपनियां भी चलती गई। इसीलिए क्या होता था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता था, बार बार होता था। 1969 कितनी सारी बैंकों का एक बार में उसका राष्ट्रीयकरण कर देते थे। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी ने कंपनी खोली, ओपन की है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, सरकार आएगी बोलेगी भाई इसको बेच दो, वो बोलेगा नहीं बेचेंगे, तो हम, सरकार बोलेगी नहीं चलाने देंगे, तो बोलेगे ले लो इसको, वो कितने का दोगे? दो, इसका 10,000 करोड़ का। तो 10,000 करोड़ में कोटक महिंद्रा बैंक इसको बिक गई गवर्नमेंट को, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण। और इसके उलट बोलते हैं विनिवेश, डिस इन्वेस्टमेंट। विनिवेश, विनिवेश का मतलब होता है गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज एसेट्स होते हैं, एसेट्स यानी परिसंपत्ति, किसी कंपनी होती है, कोई चीजें होती हैं, जैसे एयर इंडिया, तो उसका क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन हुआ, यानी निजी क्षेत्र को उसने बेच दिया। ठीक है, बेच दिया उसको, उसको बोलते हैं विनिवेश, इससे पैसा मिल जाता है गवर्नमेंट को। तो दोनों को मिक्स करके चलाए, लेकिन समाजवाद की ओर झुकाव ज्यादा था 1991 तक। 1991 में क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था भी लगभग कोलैप्स हो चुकी थी, लगभग, यानी थोड़ी बहुत बची थी। अगर 14 दिन का खाना हमारे पास क्या हो जाता, अ, हमारे पास किसका रिजर्व बचा था? फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व यानी हम दूसरों से कुछ चीजें खरीद सकते हैं, सिर्फ 14 दिन का। इसीलिए रिफॉर्म्स लाए गए, सुधार लाए गए, और वहां से लेके 1991 से लेके 2025 तक, 1991 से लेके 2025 तक क्या लाए हम? अब हम पूंजीवाद की ओर ज्यादा बढ़ावा देते हैं, और ये वाली जो गवर्नमेंट है वो पूंजीवाद को ज्यादा बढ़ावा देती है। पूंजीवाद बहुत ज्यादा हद तक अच्छा भी है, और इसकी कुछ आलोचनाएं भी होती है, जो कि रियलिटी है, क्योंकि हर एक व्यवस्था में ये होती है। लेकिन मिश्रित आज भी है। गवर्नमेंट आज भी क्या करती है? आउन करती है, स्वामित्व हरण करती है, किसका? रेलवे का करती है।
उसके पास बहुत सारी कंपनीज हैं, पीएसयूज वगैरह हैं, तो वो कंपनीज गवर्नमेंट अभी भी चलाती है पूरी व्यवस्था, लेकिन पूंजीवाद को ज़्यादा बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ये हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसको आपको डेफिनेशन लिखना है तो ये पूरा लिखा हुआ है। बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं? इसकी विशेषता यह है कि निजी स्वामित्व वाले उद्यमों, इंडस्ट्री को अप्रतिबंधित प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कोई रोक नहीं लगाई गवर्नमेंट। करो, उत्पादन करो, वितरण करो, उपभोग करो, तीनों वर्ग मैंने आपको मतलब समझा दिया था। समाजवाद में बोलते हैं कि हस्तक्षेप होता है बीच में, प्राइवेट कंपनी अगर ज्यादा रेट बढ़ा रही है तो उसको कम करवा देगी, अरे ऐसा नहीं बढ़ा सकते आप। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है मैंने आपको समझा दिया, ये डेफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरत वैसे है नहीं। इस स्लाइड को जैसे आपकी क्लास समाप्त होगी ये वाली, टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन टाइम कम है तो प्रिंट आउट निकलवाना करना क्या, प्रिंट आउट निकलवाने के टाइम पे बोल देना कि भैया से कि दोनों दो स्लाइड को एक पेज पर कर दो। इससे हुआ क्या, आप एक्स्ट्रा चीजें, जैसे देखिए ये पूरा एरिया खाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप नोट डाउन करते हैं इंपोर्टेंट चीजों को, यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे दो स्लाइड्स का एक पेज में निकलवा लेना, जिससे क्या सस्ता पड़ेगा और नोट्स छोटा होगा आपका। ठीक है, तो स्लाइड आप निकलवा सकते हो। आर्थिक प्रणालियों का प्रकार, खुली अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था मैंने आपको समझा दिया। जैसे कि मैं बोलूं, मान लीजिए कोई, जैसे नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, तो उन्हें बोला कि मान लो कोई भी देश, हम ना किसी भी देश से कुछ खरीदेंगे ना बेचे, ना किसी चीज से खरीदेंगे किसी भी चीज को ना बेचेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। 1991 के बाद तक क्या थी हमारी बंद अर्थव्यवस्था थी लगभग। यहाँ पे मैंने एक वर्ड का यूज किया लगभग। लगभग का मतलब क्या है, हम कुछ चीजें इंपोर्ट करते थे, पूर्णतः बंद अर्थव्यवस्था नहीं थी, लेकिन सामान्यतः बंद अर्थव्यवस्था उसको मान सकते हैं। पूर्णतः वर्ड का यूज मैंने क्यों किया, बहुत कम हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते थे। ठीक है, और खुली अर्थव्यवस्था, तो 1991 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था वो खुली हो गई, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था, इसको हमने पढ़ लिया अच्छे से। विनिमय का प्रणाली प्रणाली हमने पढ़ ली इसको अच्छे से। मुद्रा अर्थव्यवस्था पढ़ ली, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पढ़ ली हमने। और डिजिटल और क्रिप्टो, सीधा सा मतलब है हम डिजिटल करेंसी का यूज करते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी का यूज करते हैं। डिजिटल मुद्रा यानी पेमेंट कर दिया हाथ में, ये इनविजिबल होती है, आभासी बोल सकते हैं इसको, वास्तव में ये दिखती नहीं है। पैसा किसको दिखता है, आपने फोन में से इसको लिख दिया, वो सिर्फ आपको पॉइंट दिख रहे हैं वहां पे कि 10,915, वो सिर्फ लिखा हुआ ही तो है, तो उसको आभासी बोलते हैं। ठीक है, तो डिजिटल करेंसी की एक विशेषता होती है कि ये आभासी होती है, इनविजिबल भी बोल सकते हैं इसको, विजिबल और इनविजिबल, दृश्य और अदृश्य। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है आप सभी को। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था संरचना के प्रकार होते हैं। संरचनात्मक रूप से हम 3 पार्ट में बांटते थे इसको, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी, थर्ड आपका सेवा प्रदान। अब इस चीज को तो आप पढ़ लो अच्छे से, समझ लो, इस ग्राफ को देखते हुए मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, इससे पहले यूपीपीसी से पूछा गया है, राजस्थान में पूछा था 3-4 साल पहले, और हर स्टेट में इससे क्वेश्चन आया हुआ ही है, और मिनिमम 2 से 3 बार हर स्टेट में यूपीसी से भी पूछा गया, सॉरी यूपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो अगर हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखें, क्षेत्र के आधार पर हम एग्रीकल्चर, सॉरी इकोनॉमी को बांटे, अर्थव्यवस्था को हम वर्गीकृत करें, तो फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, इंग्लिश में भी लिखते जाए साथ में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, फोर्थ सेक्टर, फिफ्थ सेक्टर। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है रॉ मटेरियल, हम उस चीज को पैदावार कर रहे हैं, उस चीज की फर्स्ट टाइम, यानी वो चीज जब किसी चीज का उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं गेहूं का उत्पादन कर रहा हूँ, गेहूं का उत्पादन कर रहा हूँ, तो गेहूं से बनता है फिर क्या आपका आटा, आटे से क्या बनता है आपका ब्रेड, और ब्रेड से क्या बनता है ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा। ठीक है, सभी यूनिट्स अलग अलग है, ब्रेड पकौड़ा वाले खाने वाला कभी गेहूं नहीं खाएगा ना आटा खाएगा डायरेक्ट, उसको ब्रेड पसंद नहीं है, वो ब्रेड पकौड़ा खाना है उसको। तो पहले स्तर पर जो चीज पैदावार की जाती है, यानी उससे पहले वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी नहीं वो चीज, पहली बार हमने उस चीज को बनाया है। तो जो चीज गतिविधि इसमें शामिल होती है पैदावार में, किसी उत्पादन में, उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
कॉन्सेप्ट को समझो, उससे पहले वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। गेहूं था ही नहीं, मैंने खेती की, बीज डाला, तब वो गेहूं उत्पादन होगा। मैंने डेयरी फार्म खोला, भैंसों से या गायों से दूध निकाला, दूध को ले जाके बेचा। तो पहले में स्टार्टिंग में नहीं की है इस लेवल की, तो लेवल्स में चलता है। तो लेवल फर्स्ट ये है L1, ये L2 इससे आटा बना, L3 लेवल 3 यानी ब्रेड बना, और लेवल 4 यानी इससे ब्रेड पकौड़ा बन गया। फिफ्थ आप पर आ जाएगा कि आप इसको खा जाओगे मजे में, ठंड पड़ रही है अच्छे से चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा खा जाओगे। ठीक है। तो कच्ची माल का निष्कर्षण अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, तो एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल, हम एग्रीकल्चर की जो चीजें उत्पादन करते हैं, गेहूं धान वगैरह कुछ भी चीजें, पशुपालन करते हैं, पशुपालन में हम दूध का उत्पादन कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी क्षेत्र। हम अ, सोने की खुदाई कर रहे हैं, यानी धरती से कुछ निकाल रहे हैं, निष्कर्षण कर रहे हैं धातुओं का, तो उसको ही बोलते हैं क्या, प्राइमरी। तो एग्रीकल्चर, मत्स्य पालन, वानिकी, पशुपालन और खनन पूछा गया क्वेश्चन है, खनन वाला, पशुपालन पूछा गया है, तो क्या प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी का मतलब होता है लेवल 2, जो पहले से उपस्थित थी चीज, उसका हमने यूज किया है, उसको लेवल 2 में डाला है। कैसे समझेंगे एग्जांपल के थ्रू, मैं आपको पीवाई की बताऊंगा, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी द्वारा। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको गलत करके आए क्योंकि कंफ्यूजन था, कॉन्सेप्ट 10 बार पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ही भूल गए उस चीज को। तो इसमें विनिर्माण, निर्माण और गतिविधियां, बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं शामिल है। विनिर्माण यानी हम किसी चीज को दोबारा से उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं, गेहूं था हमारे पास, उसको हमने आटा बना दिया, पीस दिया उसको, तो ये हमने उसको चेंज कर दिया, उसका फॉर्म चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग, ये चीजें आती है। ठीक है। तृतीय क्षेत्र क्या आता है, क्या मिनट की क्लास हो चुकी है आप। ठीक है, हम इसको समाप्ति करने वाले हैं लगभग। ठीक है, टेंशन मतलब 1 घंटे से पहले खत्म कर दो इसको। पहली क्लास है तो थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा स्लो समझाना पड़ रहा है। ठीक है, और फास्ट पढ़ाऊंगा मैं आगे जाके आपको। और जो आपको कन्फ्यूजन होता होगा ना, बॉन्ड्स वगैरह समझ में नहीं आते, ऐसा समझा दूंगा पूरा अच्छी तरीके से कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। बस आपको करना क्या, क्लासेस को 2 बार देखना, इस बार अच्छे से देख लो, नोट्स का रिविजन करना, मिनिमम 5 बार रिविजन करना। मैं आपको टेस्ट दूंगा बना के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पूरी टेस्ट दूंगा इकोनॉमी के 5 से 7, उनको सॉल्व कर लेना अच्छे से प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तृतीय क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। सर्विस काउंसिल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, मेंटर आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो ये सभी किस क्षेत्र में आते हैं, सेवा क्षेत्र में। तो इसको बोलते हैं टर्शरी, तृतीय क्षेत्र। भंडारण, संचार और बैंकिंग आदि शामिल है। ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है, पंचम क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र देखते हैं, फोर्थ सेक्टर। आप बेसिकली इन 3 सेक्टर को पढ़ते हैं। यहाँ पे फोर्थ सेक्टर भी होता है बौद्धिक या ज्ञान आधारित। हम किसी चीज का अनुसंधान कर रहे हैं, किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि इसरो है, तो वो किस में आएगा, वो फोर्थ सेक्टर में आएगा, चतुर्थ क्षेत्र। और फिफ्थ में कौन सा आएगा, इसमें गवर्नमेंट आती है, उद्योग आदि में उच्च स्तरीय निर्णय प्रक्रिया। गवर्नमेंट कार्य पर काम कर रहे प्रधानमंत्री, उसकी कार्यपालिका, वो किसमें आएगी, पंचम क्षेत्र में। रिसर्च कौन कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, वो फोर्थ क्षेत्र में। सर्विस वाले किसमें काम करते हैं, टर्शरी, तृतीय क्षेत्र में सर्विस दे रहे हैं हम। मैं आपको सर्विस ही तो दे रहा हूँ, आप देख रहे हो हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं। यूट्यूब इसका क्या देगा हमको, पेमेंट देगा। अभी नहीं देगा, अभी मोनेटाइज ही नहीं है हमारा चैनल रियलिटी में। लेकिन अगर ये मोनेटाइज होता, अब आप पे जिम्मेदारी बनती ना कि चैनल को मोनेटाइज करवाओ। अगर हम इसको इतना, आप पर इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपको इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ तो आपकी ओर से होना चाहिए ना। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इन क्लासेस को, पूरा प्लेलिस्ट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। और इकोनॉमी की सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट हिंदी मीडियम में, इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगी, गारंटी मैं देता हूँ। रियल एग्जाम में जब पेपर देने जाओ ना, तो आप उस दिन फील हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस देखोगे, अदर टीचर से पढ़े हुए और अदर बुक्स से पढ़े हुए, उस कंटेंट को देख लेना और उन स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को देख लेना और खुद के परफॉर्मेंस को देख लेना। मैं गारंटी देता हूँ आप बहुत अच्छा करोगे, उनसे ज़्यादा अच्छा करोगे। 2025 में ये चीज़ हमने साबित की थी। 150 पेज के नोट्स में से कौन लाता है 15 में से 13 क्वेश्चन, हमने करके दिया था। ठीक है, इसका रिवीजन अच्छे से करना। अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है पूरा, इसको अच्छे से देखते हैं। कृषि उत्पाद का भंडारण, द्वितीयक में
यहाँ पे हमने भंडारण पढ़ा था, कौन सी में आता है भंडारण? ये आता है भंडारण, किस में आता है? तृतीय क्षेत्र में पढ़ा हुआ है हमारा। तो ये तो गलत हो गया, द्वितीय तो गलत है ये। डेयरी फार्म प्राथमिक में है, हाँ हम दूध का उत्पादन कर रहे हैं, सही है। खनिज की खोज फर्स्ट में है, प्राइमरी में है, प्राथमिक क्षेत्र में है। ये इसमें क्या लगेगा? तृतीय, ये गलत है। कपड़ा बुनाई द्वितीयक है क्या? कपड़ा बुनाई में मैक्सिमम को कंफ्यूजन हो गया, तो वो क्वेश्चन को गलत करके आ गए थे 2024 में। लेकिन कपड़ा बुनाई क्या है? क्या हमने कपड़े का उत्पादन किया? हमने कपड़े का उत्पादन किया क्या? इससे पहले वो एग्जिस्ट करता था किसके फॉर्म में? धागा, धागे से बना है ना, तो लेवल 2 का हो गया ये तो। लेवल 1 पे कौन था? धागा था। तो अगर हम धागे का उत्पादन करते तब वो प्राथमिक में आता। कपड़ा बनाई किस में आ जाएगा? सेकेंडरी में आ जाएगा। तो ये सही है, तो आपका ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। तो आपका आंसर आता है इसमें केवल 2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने समझा दिया था आपको ये चीज। अब समझो आर्थिक वस्तुएं। हम इकोनॉमी में वस्तुओं को दो टाइप से बांटते हैं। हम सेवा को भी वस्तु बोलते हैं, आर्थिक वस्तु। ठीक है, दो टाइप्स की वस्तु होती है, वस्तुएं और सेवाएं आर्थिक क्षेत्र में। वस्तुओं का मतलब होता है उनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जैसे कि मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, रजिस्टर है, आपका कॉपी पेन, ये मेरे हाथ में पेन टैप का पेन है, तो ये भी क्या है? वस्तु, में इसको टच कर सकता हूँ। ठीक है, संग्रहित किया जा सकता है, यानी मैं इसको अपने पास समेट के रख सकता हूँ, ये मेरे पास है। उत्पादन और उपभोग के बीच समय अंतराल होता है। इस इसका क्या होता है? जैसे कि ये पता नहीं कहाँ बना है, चाइना में बन के आया है, चाइना से इंडिया में आया, यहाँ तक हो सकता है ये 5 साल पहले बना हुआ हो, इसका यूज मैं आज कर रहा हूँ, इसका उपभोग मैं आज कर रहा हूँ, तो इसमें बीच में समय अंतराल होता है, जैसे कलम कागज। ठीक है, ये होगी वस्तु। सीमाओं का मतलब क्या होता है? देखा या छुआ नहीं जा सकता। अगर किसी के लिए सर्विस दे रहे हैं तो उसको टच नहीं कर सकते, सेवा चल रही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसको टच थोड़ी किया जा सकता है। टच का मतलब आप फोन को टच करोगे। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ते तो आप मुझको टच कर सकते थे, व्यक्ति को, लेकिन मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसको टच नहीं कर सकते। ये तो ज्ञान है, ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये ज्ञान का फॉर्म क्या है? वो है अदृश्य, संग्रहित नहीं किया जा सकता। यानी मैंने आपको अभी पढ़ा दिया, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म में तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर लोगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप इसको क्या समेट के रख लो अपने पास। वीडियो को रख सकते हो, ज्ञान को रखने के लिए माइंड में चाहिए। ठीक है, ठीक है, सर्विस ये होता है। थर्ड होगा उत्पादन और उपभोग के बीच कोई समय अंतराल नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, कोई लिमिटेड इसमें लिमिट नहीं है। ठीक है, अब गलत मत समझ लेना कि मैंने रिकॉर्ड की इस क्लासेस को कब, दिसंबर में, और आप पढ़ रहे हो जनवरी में, तो सर अंतराल तो हो गया, आपने उस टाइम पे नहीं पढ़ा उसको। ठीक है, तो आप बेसिक आइडिया ले लो बस, वस्तु और सेवा क्या होती है। बस वस्तु हम टच कर सकते हैं, ये आपकी पेन है, ये वस्तु है, सेवा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण शिक्षण और चिकित्सा देखभाल आदि। ठीक है, ये हो गई आर्थिक वस्तु है। अब अर्थव्यवस्था के परमाणु क्या होता है, वस्तुएं क्या होती है? वस्तु दो टाइप्स की होती है, एक होती है मध्यवर्ती वस्तु, एक होती है अंतिम वस्तु। मध्यवर्ती का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको लेवल 1 2 3 4 समझाया था, लास्ट ईयर भी मैंने ब्रेड के पैकेट पे पूरी इकोनॉमी खत्म कर दी थी, और क्वेश्चंस आपके फंस गए थे, और आप अच्छे से उसको टैकल करके आए थे, जिन्होंने एग्जाम दिया था और जो हमसे पढ़े हुए थे। जैसे गेहूं से अगर हम चीनी बना रहे हैं, तो चीनी क्या? चीनी को डायरेक्ट हम उपभोग करेंगे, चीनी को डायरेक्ट खाएंगे हम। इसमें आप खीर में खाओगे, स्वीट्स में खाओगे, किसी चीज में आप उसको यूज करोगे, चाय में डाल के पियोगे। ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको, जैसे गेहूं का उत्पादन हमने किया, गेहूं से लेके आटा, आटे से लेके आपका ब्रेड, और ब्रेड से लेके आपके ब्रेड पकौड़ा। ठीक है, तो ये हुई मध्यवर्ती वस्तुएं, आटा ब्रेड। लेकिन ये हुई अंतिम वस्तु, जिसका उपयोग उपभोग करने वाला उपभोग होता है, जहां पर उसको बोलते हैं अंतिम वस्तु, कि इसके बाद वो खत्म हो जाएगी, वो चीज खत्म, इसके बाद है ही नहीं वो, कि मैंने जो बिस्किट का पैकेट लाया मैं पार्ले जी वाला, उसको मैंने खा लिया, ये हो गया उपभोग, इसको मैंने समाप्त कर दिया। मध्यवर्ती वस्तु क्या थी? आटा था, आटे से ब्रेड बना, ये चीज है। ठीक है, लेकिन जीडीपी, हाँ इसको हम समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब जीडीपी गणना करते हैं, जीडीपी क्या होता है? हम किसी देश की इनकम का पता लगाते हैं कि ये कितना कमा रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक सूत्र होता है, उसको बोलते हैं हम जीडीपी। समझने के लिए सिद्धांत होता है अर्थशास्त्र का, केवल अंतिम वस्तु शामिल होती है। ठीक है, उसमें हम अंतिम वस्तु शामिल करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं यूज नहीं करते हैं, दोहरी गणना से बचने के लिए।
अब यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे समझ गए होंगे। क्यों? कि मान लीजिए सेम वही लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ठीक है। इसने गेहूं का उत्पादन किया, इसका कॉस्ट आ गया 50 रुपए, इसने बेच दिया 100 रुपए में, 100 रुपए में बेच दिया फैक्ट्री वाले को, गेहूं की फैक्ट्री वाले को। उसने आटा बेच के इसमें बेच दिया 150 रुपए का। 150 वाले आटे ने इसे ब्रेड बना दिया, उसने ब्रेड को बेच दिया 250 रुपए में। अब क्या होगा, क्या पूरा मिला के कितना हुआ है? 250, 150 कितना हो जाएगा आपका? 400। इसमें 100 रुपये और जोड़ो, 500 और 550। क्या ये 550 की वस्तु थी? और वस्तु है क्या 550 की? नहीं है। हमने पूरा इसमें कॉस्ट जोड़ दिया। इसमें सिर्फ हमको मार्जिन जो इसमें क्या करने, ऐड करने हैं। जैसे 50 रुपए इसमें क्या किया, 100 रुपए में बेचा, 50 रुपए इसकी कॉस्ट आई, तो इसका कितना फायदा हुआ? 50 का। इसने कितना एक्स्ट्रा दिया? 50 रुपए एक्स्ट्रा बेचा, इसने 100 रुपए। तो ये रियलिटी में वस्तु की कीमत क्या होगी, या उत्पादन कितना माना जाएगा? बस 50, 50, 100 और सिर्फ यहाँ पे 200 रुपए, क्योंकि 50 तो कॉस्ट ही थी इसकी, इसलिए 250 हो गया। तो फायदा हो गया 200 का, कॉस्ट थी 50, तो ये वस्तु हुई 250 की। लेकिन अगर हम सबको गिनती में या गणना में गिनते तो 550 होता, यानी हमारी जीडीपी दिखती, वो दिखती कि हमारे, अरे हम तो 550 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन रियलिटी में लोगों के पास जाके देखा तो पता चला कि इनके पास तो सिर्फ कितने 250 रुपए ही है। ठीक है। तो ये होती है मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में डिफरेंस, कि अंतिम वस्तु को क्यों चुना जाता है। अब मैंने आपको बात की थी उत्पादन, उपभोग और वितरण पे। उत्पादन के 4 स्तंभ होते हैं। अब हमको किसी चीज को उत्पादित करना है, किसी भी चीज को, उसके लिए मुझको 4 चीजें लगेंगी हमेशा, कि ये तो स्तंभ है, इनको ही चाहिए, इनके अलावा मैं, इनके बिना मैं उत्पादन नहीं कर सकता। पहली है भूमि। मैं यहाँ पे अभी क्लास ले रहा हूँ, तो स्टूडियो में बैठ के मैं क्लास ले रहा हूँ आप सभी के लिए, एक हॉल है उसमें क्लास ले रहा हूँ, तो ये भूमि ही तो है, इसका मुझे रेंट देना पड़ता है। और मान लीजिए अगर मेरा खुद का घर है, तो इसके लिए भी तो मैंने कुछ पैसे चुकाए होंगे ना, तो वो है भूमि, उसके लिए हमको किराया देना पड़ता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझना। सेकेंड है कैपिटल। इसके लिए मुझे एक लैपटॉप लेना पड़ा, एक कैमरा लेना पड़ा, इसके लिए स्टूडियो लाइट लेनी पड़ी, इसके लिए पेन टैब लेना पड़ा, पेन लेना पड़ा, अच्छी रैम डलवानी पड़ी लैपटॉप में, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की मैंने। तो पूंजी, कैपिटल चाहिए। कैपिटल अगर कैपिटल अगर मुझ पे थी तो ठीक है, अगर मैं किसी दूसरे से लेता तो ब्याज देना पड़ता। ठीक है, ब्याज देना पड़ता। अब मैं आपको एक वर्ड अच्छे समझाऊंगा, अवसर लागत, अभी समझाऊंगा। ठीक है, इसको समझ लो पहले, अवसर लागत। इसीलिए ब्याज देना पड़ता हमको कैपिटल पे। आप सोच रहे होगे सर अगर खुद का पैसा है फिर तो ब्याज देना ही नहीं पड़ेगा ना, उसको समझेंगे अवसर लागत में। ठीक है, हमको ब्याज देना ही पड़ता है, भले खुद की पूंजी हो या दूसरे की पूंजी हो। श्रमिक, अगर लेबर काम कर रहा है, ठीक है, लेबर कैसे, कि मान लीजिए पीपीटी बनवाना है, तो मैं पीपीटी बनवाने के लिए किसी को पेमेंट दूंगा, तो उसको वेतन देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ती है उसको। फोर्थ है उद्यमी, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो मैं हूँ। मुझको चाहिए लाभ। लाभ क्या चाहिए, कि इससे मेरा कुछ लाभ हो, चाहे वो आर्थिक हो या मैं कुछ दूसरी चीज के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लाभ चाहिए। लाभ सिर्फ आर्थिक थोड़ी हो सकता है, मैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए ये चीज कर रहा हूँ। तो लाभ तो मेरा इसमें भी, अगर चैनल ग्रो हो गया तो वो बाद में फायदा देगा मुझे। ठीक है, बाद में लाभ देगा। अब इन्हीं चारों के भुगतान को जोड़कर कारक लागत बनती है। यहाँ पे एक वर्ड का यूज हुआ, कारक लागत। कारक लागत मानी कि इन चीजों को मैंने यूज किया, मैंने भूमि का किराया दिया 100 रुपए, मैंने उधार लिया था 100 रुपए, उस पर मैं ब्याज देता हूँ हर महीने, कितनी, 5 रुपए या 50 रुपए, मान के चलो 50 रुपए। मैं सैलरी देता हूँ 50 रुपए। उद्यमी, मुझे लाभ चाहिए कितना, 50 रुपए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आपके, ये हो गए 150, ये हो गए आपके 250 रुपए। तो कारक लागत पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी का, कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट कैसे कहते हैं। तो ये जो चारों फैक्टर है, इनमें जितनी कॉस्ट लगती है उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, कारक लागत बोलते हैं। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई भी चीज नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। मुझे गेहूं का उत्पादन कर रहा है, अब इसको ऐसे समझो। अब ये ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर चला रहा है, ये उत्पादन के कारक है भाई। ठीक है, मुझे भूमि चाहिए, मैंने किराए से भूमि ली। ठीक है, उसके बदले में क्या देता हूँ, किराया देता हूँ मालिकों को। सेकंड क्या, श्रम। अब मैं खुद चलाऊंगा तो मेरा भी तो श्रम लग रहा है ना, मुझको इसमें प्रॉफिट चाहिए, वो दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। या मैं किसी व्यक्ति को लगाता हूँ कि ये काम करो, ठीक है,
मैं दूसरा काम देखता हूँ, मैं सिर्फ खेती करवा रहा हूँ, तो ये मेरा ड्राइवर है, ड्राइवर से मैंने श्रम करवाया, उसको मुझे वेतन देना पड़ेगा। थर्ड, पूंजी, इसके लिए मेरे पास पैसा भी तो चाहिए, मैंने पैसा लगाया है ट्रैक्टर खरीदने के लिए, इसको पेमेंट देने के लिए और भूमि के लिए। फोर, उद्यमशीलता, उद्यमशीलता मेरी है, मुझे प्रॉफिट चाहिए इसमें, ठीक है। अब होती है अवसर लागत। अवसर लागत क्या होती है, अभी मैं फैक्टर कॉस्ट पे आऊंगा, ठीक है, याद रखना। अवसर लागत क्या होती है, जस्ट अ सेकंड, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक। अवसर लागत, अवसर लागत अवसर लागत होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी आपने कोई काम किया, अगर आप उसके बदले उस चीज के अलावा और कोई काम करते तो उसकी आपने क्या चुकाया है ये कीमत। जैसे आपने यूपीएससी की तैयारी की, एग्जाम्पल के थ्रू 2 साल, 2 साल आपने यूपीएससी की तैयारी की, आपका सिलेक्शन हो गया, ईश्वर चाहे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। 2 साल आपने जो पढ़ाई की, उस टाइम पे आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई की, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। इसकी जगह आप में इतनी स्किल थी कि आप मंथली 20,000 रुपए के क्या कर सकते थे, जॉब कर सकते थे, ठीक है। तो 2 साल आपने जो जॉब नहीं की, किसके चक्कर में, यूपीएससी की तैयारी के चक्कर में, तो आपकी अवसर लागत कितनी होगी, 2,40,000 आपकी क्या ईयरली, और 2 साल किया तो कितना, 4,80,000। यानी आपकी अवसर लागत है 4,80,000। अगर आप 2 साल से यूपीएससी की तैयारी नहीं करते तो आप इतना पैसा कमा सकते थे, यानी आपके पास अवसर था। अब आपने कौन सा अवसर चुना, आपने यूपीएससी चुना, ठीक है। आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसी को कहते हैं। जैसे अगर आप जॉब करते, अब इसका उलट ले लो और इसकी जगह आप अवसर लागत देखोगे, मैं 2 साल में यूपीएससी प्रिपरेशन कर सकता था, और अगर मेरा एग्जाम निकल जाता तो मेरी सैलरी होती 56,000 इतना, ठीक है। तो मेरी तैयारी अच्छी हो जाती। तो मेरी जो लागत थी वो थी तैयारी करना, ठीक है। तो आप जो कार्य कर रहे हो तो उसके बदले आपने क्या छोड़ा है, तो वो थी आपकी अवसर लागत। सिर्फ इसको इकोनॉमी की बेसिस पर मत देखना, इसको देखो आप कि आप बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने फैमिली को छोड़ा, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये रही है कि आप फैमिली से दूर रह रहे हो पढ़ने के लिए, तो ये आपकी कॉस्ट ही तो है जो आप दे रहे हो। ये आर्थिक रूप से नहीं दिखती है, ये इनविजिबल है, लेकिन आप दे तो रहे हो। प्रॉब्लम तो है ना, खुद खाना बनाना पड़ता है, या ऐसा खाना खाना पड़ता है मेस से जो कि खाने योग्य नहीं होता है, ठीक है। अब फैक्टर कॉस्ट, अब मुझे पता लगाना है कि मान लो मैं किसी चीज का उत्पादन कर रहा हूँ, उत्पादन कर क्यों रहा हूँ, बेचने के लिए। अब बेचने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसमें लाभ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मैं किस चीज का उत्पादन कर रहा हूँ, तो मैं उस चीज को बेचूंगा। कैसे बेचूंगा, पहले मैं पता लगाऊंगा मेरा खर्चा कितना आ रहा है। तो जो खर्चा आता है, नहीं बोलते ना कि मेरा इस चीज को बनाने में, मुझे ब्रेड बनाने में मेरा खर्चा लग गया कितना, 10 रुपए, या इसको एग्जाम्पल के तो बताऊँ 8 रुपए। अब मैं बोलूँगा मुझे लाभ भी तो चाहिए, लाभ, ठीक है। तो लाभ के लिए मैं 10 रुपए में इसको बेचता हूँ, टोटल कॉस्ट हुई मेरी 8 रुपए, मुझे लाभ के लिए जो ये था ना उद्यमशीलता, लाभ के रूप में प्राप्त करता है। तो 2 रुपए थे इसमें, 2 रुपए थे इसमें, और 4 रुपए थे इसमें, ठीक है। तो 8 रुपए था, 2 रुपए मैंने अपने लाभ जोड़ दिया कि मैं जब उत्पादन कर रहा हूँ तो लाभ के लिए तो बेचूंगा, तो ये हो गए 8 और 2 10 रुपए। 10 रुपए मैंने इसको बेचता हूँ, तो ये हो गई मेरी कारक लागत, कारक लागत। आगे देखते हैं। अब अगर मैं कोई ऐसी चीज बनाता हूं जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ठीक है, तो जो कारक लागत है उसमें सब्सिडी जोड़ दूंगा मैं। जोड़ना या घटाना आप किसी वर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि ये 10 रुपए का पैकेट आप बेच रहे हो ब्रेड का, 10 रुपए का मत बेचो, 8 रुपए का बेचो। मैंने बोला कि मैं क्यों इसमें घाटा खाऊं, तो बोला घाटा नहीं खाना, 2 रुपए हम देंगे ना आपको। ठीक है, मैंने ठीक है, ये तो बढ़िया सी स्कीम है, आप दे दो। तो मैं इसको आपको 8 रुपए में बेचूंगा। तो ये हो गया मूल्य आधार, बेसिक प्राइस या आधार मूल्य। दो चीजें समझना आप इसमें, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपके 2 वर्ड्स यूज यूज करना आपको, बाजार मूल्य और कारक लागत। इनको सिर्फ समझने के लिए समझ लो, बस समझ में ना आए छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पूछेगा, समझा देता हूँ, लेकिन मेरी ओर अपनी ओर से कुछ कमी नहीं रखूंगा मैं आपके लिए। इसमें क्या जोड़ दिया मैंने, सब्सिडी, तो 8 रुपए का मैं बेचने लगा। अब मूल्य अगर बेसिक प्राइस क्या हो गया, बेसिक इसका 8 रुपए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स भी लगा दिया, तो ये क्या, इसमें उत्पाद कर जोड़ दिया, तो टैक्स लगने के बाद ये मूल्य कहलाया उत्पादक मूल्य, प्रोड्यूसर प्राइस।
तो कितना टैक्स लग गया, 3 रुपए, तो 11 रुपए पहुंच गया। अब 11 रुपए आपका क्या, अब आप बोलोगे अगर गवर्नमेंट को सब्सिडी लगानी ही होती तो वो टैक्स कौन लगाता? जरूरी थोड़ी है ये चीज यही बिके। मैंने यहाँ पे कोई चीज बनाई, मुझे सब्सिडी दी सरकार ने, मैंने उसको एक्सपोर्ट किया अमेरिका में, यूएसए ने, यूएस ने इस पर टैरिफ ठोक दिया पूरा 50%। ठीक है, तो और महंगी हो गई 50 रुपए, यानी 8 रुपए का बेच रहा था, उसको 12 रुपए का बेचना पड़ रहा है, तो टैक्स लग गया ना मेरे ऊपर। तो ये क्या उत्पादक मूल्य हो गया। अब इसमें हम परिवहन लागत जोड़ते हैं और व्यापारिक मार्जिन। तो जो बीच के लोग हैं ना, जो मुझसे सामान ले रहे हैं, उनको भी तो फायदा चाहिए, लाभ चाहिए, उनकी भी लागत लगी होगी ना, वो उस चीज को ले गए, ट्रांसपोर्ट करके ले गए और ट्रक में भर के ले गए ब्रेड के पैकेट्स को, उनका भी खर्चा आया, तो उस चीज को जोड़ के क्या बनता है फिर, बाजार मूल्य। लेकिन दो चीज की जरूरत है, बाजार मूल्य यानी कारक लागत में आप क्या जोड़ते हो, प्लस टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, टैक्स और माइनस सब्सिडी कर देते हो। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दी है तो उसको आप हटा दोगे, लेकिन बहुत कम चीज़ों पे सब्सिडी मिलती है, जैसे फर्टिलाइजर, उर्वरक, 500 का आपका क्या डिब्बा था पूरा, 500 का मिल रहा था, गवर्नमेंट ने बोला इसको 400 का दो, तो 400 का दिया। ठीक है, तो आपको 400 में बेसिक प्राइस यहाँ पे बाजार मूल्य मिल जाता है। और हो सकता है इस पर टैक्स नहीं लगाया तो आपको 400 में मिल जाएगा। अगर इस पर टैक्स लगा जाता 50 रुपये, तो 450 में मिल जाता आपको। तो इसका सूत्र याद रखना, कारक लागत, जितनी आपकी लागत लगी है उत्पादन के कारकों के आधार पे, ठीक है, तो वो होती है फैक्टर कॉस्ट। इसमें ना सब्सिडी जुड़ी होती है, ना इसमें क्या आपका टैक्स जुड़े रहते हैं। तो जहां आप उसमें टैक्स और सब्सिडी सब्सिडी को घटा देते हो, टैक्स को जोड़ देते हो, तो उसको बोलते हैं बाजार मूल्य। ये दोनों टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होंगी आपकी जीडीपी में, कि जीडीपी जब हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम आज समझ गए इन पूरी चीजों को। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से क्या समझेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझ के हम नेशनल इनकम को स्टार्ट करेंगे। पॉसिबल होगा तो कल ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी नेक्स्ट क्लास में ये नेशनल इनकम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, नेशनल इनकम। उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आधार वर्ष क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट हमने समझ लिया, अवसर लागत समझ लिया, और आपका मार्केट प्राइस समझ लिया। ठीक है, अब एक बार हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, रिवीजन हर बार मैं हर क्लास में रिवीजन किया करूंगा। अब आपको साथ साथ में बोलते जाना। अगर आप क्लास रिकॉर्डेड देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, कैसे भी देख रहे हो, ये बहुत अच्छा तरीका है कि पढ़ने के बाद तुरंत अगर आप किसी चीज का रिवाइज करते हो, ठीक है, उसको हम आते हैं वापस, मेरे साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, रिवाइज करते हैं हम अच्छे से, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, इकोनॉमिक्स डिफरेंस क्या था, मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा। ये क्या प्रैक्टिकल थ्योरीज थी, बुक्स के फॉर्म में सिद्धांत वगैरह हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है, बोलते जाओ, साथ साथ में बोलते जाना है। अगर लाइब्रेरी में बैठे हो तो मन ही मन में बोलो, ठीक है, नहीं बोल सकते हो मन ही मन में बोलो, लेकिन रिवीजन करो। अर्थव्यवस्था क्या है, हम उस चीज को कहीं एग्जीक्यूट करते हैं, उसका हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक यूनिट में, किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था। सेकंड क्या पढ़ा था हमने, इकोनॉमी को टाइप्स, कई सारे टाइप्स होते हैं इसके, क्या बेसिस पर, कई आधारों पे। फर्स्ट क्या था, ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। ठीक है, पूंजीवाद हमने पढ़ लिया था। पूंजीवाद क्या होता है, हस्तक्षेप की नीति होती है, नहीं क्षेत्र ज्यादा चलाता है इसको, और आपको इसमें गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने, द वेल्थ ऑफ नेशंस पढ़ा था, बुक का नाम क्या था, 1776, जिसका नाम था एडम स्मिथ का। ठीक है, इसको पढ़ लिया था हमने। अच्छा, यूएसए पढ़ा था इसमें हमने। प्लानिंग के लिए क्या पढ़ाया था, प्लान और अनप्लान। प्लानिंग मतलब गवर्नमेंट चला रही है अच्छे से प्लानिंग के थ्रू, अनप्लान मतलब बाजार आधारित अर्थव्यवस्था चल रही है, यानी आपूर्ति और मांग के आधार पर। थर्ड, डेवलप, विकसित, विकासशील और अविकसित देश पढ़े थे हमने, कि अफ्रीका की जो कंट्रीज है, मैक्सिमम कंट्रीज वो अविकसित है। विकासशील कंट्रीज में आपका भारत आता है, चाइना आता है, ठीक है, और ब्राजील वगैरह ये देश आते हैं। डेवलप कंट्रीज में कौन आता है, यूएसए आता है, और यूरोपियन कंट्रीज आती हैं। फिर हमने स्ट्रक्चर बेस पढ़ा था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये पढ़ा था हमने। फर्स्ट प्राइमरी क्षेत्र क्या होता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड गतिविधियां, एग्रीकल्चर रिलेटेड मतलब कि हम उत्पादन कर रहे हैं। सेकंड क्या, हम उस चीज का विनिर्माण कर रहे हैं, लेवल 2 वाली, याद रख लो। सिस्टम क्या है, वाटर क्लोज ग्लोबल, बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। क्या क्या होता है, मन ही मन सोचो, क्या होती है खुली अर्थव्यवस्था, क्या होती है बंद अर्थव्यवस्था, इस चीज को समझ लो। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया पूरा, रिवीजन मैंने करवा दिया पूरा। हाँ, दास कैपिटल किसकी बुक थी, फ्रेडरिक एंजल्स और किसकी, कार्ल मार्क्स की। किसकी बुक, किसका नाम था, नाम बोल जल्दी मन ही मन में, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, एंगल्स बोल सकते हो आप। ठीक है, और उनकी एक और बुक का नाम क्या है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या नाम था, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो।
इसको अच्छे से पढ़ो। और कम्युनलिज्म और आपका सोशलिज्म में डिफरेंस क्या था? वो एक्सट्रीम लेवल पर है, ये एक्सट्रीम लेवल पर नहीं है, ठीक है, वो एक्सट्रीम लेवल पर है, ठीक है। आपको पीडीएफ आजकल मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक डाली हुई है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या आती है, जॉन मेनार्ड कीन्स लाए थे इस व्यवस्था को पूरा, उन्होंने क्या बोला था, मिक्स चलाओ, दोनों को मिक्स करके चलाओ, ठीक है। उसमें राज्य रहेगा, सरकार रहेगी, साथ में प्राइवेट कंपनियां साथ में काम करेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार मैंने आपको बता दिया है, अर्थ प्रणाली को प्रकार। डिजिटल करेंसी कैसे काम करती है मैंने आपको बताया। डिजिटल करेंसी तो टॉपिक ही अलग से, डिजिटलाइजेशन, उसको हम पढ़ेंगे 5 से 10 क्लासेस के बाद, ठीक है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हमने समझा दी आपको। प्राथमिक क्षेत्र में ये हमने पढ़ लिया था। सेकेंडरी किसी लेवल 2 की जो चीजें होती हैं उसको हम द्वितीय क्षेत्र में डालते हैं, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था अच्छे से पूरा। आर्थिक विकास पिरामिड हमने समझा दिया। आर्थिक वस्तु मैंने आपको समझा दी कि वस्तुएं सेवाएं क्या होती है। वस्तु यानी जो आपको हाथ में दिख रही है, सेवा यानी मैं आपको जो रिवीजन करवा रहा हूँ अभी, वो आप रिवीजन कर रहे हो, तो ये सर्विसेज है आपकी, ठीक है। परमाणु क्या होते हैं, वस्तुएं क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तु जो बीच में होती है, अंतिम वस्तु कौन सी होती है, तो जिसका हम उपभोग करते हैं। मध्यवर्ती वस्तु इनका कि एक वस्तु से हम दूसरी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं। अंतिम वस्तु यानी उस चीज का हम उपभोग कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब लास्ट में आप उत्पादन के 4 स्तंभ होते हैं, क्या होते हैं, भूमि होती है, पूंजी होती है, श्रमिक होते हैं, उद्यमिता होती है, ठीक, उद्यमी होता है। इसको हमने मिला के आना था, कारक लागत बना दिया था, ठीक है। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, इसको कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कारक लागत क्या होती है, मूल्य दर क्या होता है, उत्पादन मूल्य क्या होता है, और बाजार मूल्य क्या होता है। आपके लिए जरूरी क्या है, कारक लागत और बाजार मूल्य। तो यहाँ पे हमने पूरा रिवीजन खत्म कर दिया पूरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत अच्छी क्लास के साथ, और इससे बेस्ट क्लास आपको हिंदी मीडियम में कहीं नहीं मिलेगी। पूरा कोर्स करवा के दूंगा मैं आपको इकोनॉमी का। बस जुड़े रहिए यूपीएससी हिंदी वर्ड्स के साथ, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। कमेंट तो कर दिया करो कुछ, तो सिर्फ 1-2 कमेंट लिखते हैं हमको, ठीक है। तो आप लिखो आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, और हर वीडियो में आपको यही कमेंट कर देना है। अंदर से जो मोटिवेशन आएगा ना, वो अलग ही टाइप का आएगा। हम आपके साथ, हम आपको तैयार करवाने वाले हैं। बस आप मोटिवेटेड रहो और हर बार मैनिफेस्टेशन किया करो कि हाँ, इस साल लास्ट प्रीलिम्स रहेगा 2026 का। तो आप लिखोगे आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। हिंदी मीडियम वालों की कमी यही लगती है कि वो टीचर के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। तो कनेक्ट होने के लिए कुछ किया करो। तो सिर्फ आपसे बोला, सिर्फ कमेंट करो आप, आई विल क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 26। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।